हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डबलिंग फार्मर्स इनकम। जो भारत की सरकार का ये टारगेट है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक, उसके अंदर इनकम के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। दूसरा फिर हम डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में। एमएसपी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि एमएसपी की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी और एमएसपी की वजह से क्या क्या दिक्कतें हमें आज की डेट में फेस करने को मिल रही हैं। थोड़ा सा एग्रीकल्चर का एक ओवरव्यू लेते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि एक वर्ड में मुझे बता दो कि इंडिया में एग्रीकल्चर को लेके क्या दिक्कत है, ठीक है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे एग्रीकल्चर को लेके, तुम्हें एक शब्द में बताना है। अगर आज की डेट में मैं कहता हूं कि हमारी एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी दिक्कत है, तो वो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एग्रीकल्चर इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है, इनकम जनरेट नहीं कर रहा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत क्यों है? ये सबसे बड़ी दिक्कत क्यों है? क्योंकि अगर कोई फार्मर अपनी कोई एक्टिविटी कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो वो क्या उम्मीद करता है कि इस एक्टिविटी से उसको एक अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, ठीक है? लेकिन हमारे एग्रीकल्चर में मिल रही है लो इनकम। लो इनकम जनरेशन की वजह से क्या होता है? मान लीजिए इस किसान को पैसे ही कम मिल रहे हैं। जब इसको पैसे ही कम मिल रहे हैं, तो क्या ये अपने खेत के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कर पाएगा? अगर ये अपने खेत के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो क्या ये अपने खेत पे अच्छी मशीन यूज कर पाएगा? किसी ने आंसर दिया था कि जो मशीनरी है वो काफी पुरानी हो चुकी है। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि उसके पास इनकम ही नहीं है नई मशीन खरीदने की, तो वो मशीन नहीं खरीद पाएगा। अगर वो मशीन नहीं खरीद रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी लो रहेगी। तो लो इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी लो है। तो ये सारे के सारे आपके एग्रीकल्चर के दिक्कतें हो गई कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो नहीं है, इनकम जनरेशन कम है। अब इनकम जनरेशन अगर कम है, इनकम जनरेशन कम है, लेकिन उसको अपनी खेती बाड़ी तो करनी है, तो खेती बाड़ी करने के लिए उसको इनपुट की जरूरत पड़ेगी। वो इनपुट कहां से खरीदेगा जब उसके पास पैसा ही नहीं है? तो उसको क्या लेना पड़ेगा? उसको लोन्स लेने पड़ेंगे। जब वो लोन्स लेगा, तो फार्मर के ऊपर इनडेटेडनेस जो है, इनडेटेडनेस इंक्रीज हो रही है, यानी कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रेडिट इंक्रीज होता जा रहा है। अब फार्मिंग के अंदर अगर क्रॉप अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वो इस लोन के पैसे नहीं चुका पाएगा। तो उससे हमारी एक साइड, एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो जनरेट हो जाती है, वो ये जनरेट हो जाती है कि ये डिमांड करने लगते हैं, फार्मर्स की डिमांड आती है कि लोन्स का वेवर कर दो, लोन्स का वेवर करो, ठीक है? तो इनकम जनरेशन से आपकी एक ये दिक्कत यहां पे भी देखने को मिलती है, जो कि इनडायरेक्टली आपकी यहां से जुड़ी हुई है। इनकम जनरेशन अगर लो है, इनकम जनरेशन अगर लो है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो जो अपने इनपुट्स यूज कर रहा है, वो ज्यादा इनपुट यूज नहीं कर पाएगा? वो बहुत ही अच्छे फर्टिलाइजर, बहुत ही अच्छे पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीजों को वो यूज नहीं कर पाएगा। जब वो इनपुट कम यूज कर रहा है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी जो है हमें कम देखने को मिलेगी। जो सीड्स हैं, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज नहीं कर पाएगा वो अपने जो फार्म सेव्ड, ये टर्म याद करिए, फार्म सेव्ड, जो फार्म सेव्ड बीज हैं, उन्हीं बीजों से उगा उगा के वो खेती बाड़ी करता रहेगा, तो यहाँ पे भी उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। फार्म सेव्ड सीड की जगह अगर वो हाई यील्ड वैरायटी के महंगे वाले अच्छी रिसर्च वाले सीड यूज करेगा, तो ज्यादा अच्छी उसको प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। लो इनकम की वजह से क्या हो रहा है? लो इनकम की वजह से लैंडलेसनेस इंक्रीज हो रही है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि वो लैंडलेस रह जाता है। अगर वो लैंडलेस रह जाता है, तो वो अपनी, मान लीजिए मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं और मेरी जमीन नहीं है, तो मैं किसी और के लिए रेंट पर वहां पे कोई ना कोई खेती बाड़ी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूंगा। लैंडलेसनेस की वजह से एक सोशल प्रॉब्लम भी इशू होती है, और वो क्या है? लैंड जो है, लैंड को हम देख के चलते हैं एज अ स्टेटस ऑफ सिंबल। लैंड होता है स्टेटस ऑफ सिंबल, ठीक है? तो अगर किसी के पास जमीन नहीं है, तो उसकी सोशल स्टैंडिंग जो है वो भी खराब हो जाती है। तो ये जो सारी की सारी दिक्कतें हैं, ये लो इनकम की वजह से हो रही है। अब यहीं पे आप एक और इनकम देख सकते हैं। वो इनकम क्या है? ये आप फैक्ट याद रख सकते हैं। फैक्ट ये है कि लगभग 22.5% जो फार्मर्स हैं, लगभग 22.5% फार्मर जो हैं वो पुअर कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब ये पुअर है, ऊपर से इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो ये जो पुअर फार्मर्स है, ये क्या करते हैं? ये फार्मिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक एक्सोडस चल रहा है, और ये रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनको यहाँ पे नौकरी मिले। जब रूरल एरिया से कोई अर्बन एरिया में माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे हमारे सामने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैं बात करूं, तो चैलेंज क्या है कि इन पुअर लोगों को हमें पहले तो स्किल्स देनी है।
स्किल्स के साथ साथ हमें अर्बन एरिया के अंदर इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। तो यहाँ पे जितने भी स्किल से जुड़े हुए प्रोग्राम हैं वो काम आएंगे। साथ ही साथ ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, यहाँ पे आपका मेड इन इंडिया जो है वो काम आएगा। ठीक है, ये सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिर्फ कम इनकम जनरेट हो रही है फार्मिंग से, उसकी वजह से हो रही है। यहाँ पे इनडेटेडनेस से आप सुसाइड भी आप लिख सकते हैं कि जो फार्म सुसाइड है वो इंक्रीज हो रहा है। ये सारी की सारी इकोनॉमिक इश्यूज है। एक सोशल इशू क्या है, या फिर इसको भी आप इकोनॉमिक ही कह सकते हैं इनडायरेक्टली, कि हमारी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, जो पुअर फार्मर है वो पुअर ही रह जाता है और रिच फार्मर थोड़ा सा रिचनेस की तरफ और इंक्रीज होता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ के फार्मर्स बहुत ही अमीर हैं। कईयों के घरों में तुम्हें ऑडी और मर्सिडीज भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन बाकी राज्यों में जो फार्मर है वो बहुत ही पुअर होता जा रहा है। ये लो इनकम का पूरा कनेक्शन समझ में आया? मैंने नहीं, बिन्नू सर का फेवरेट नहीं है। बिन्नू से इस बारे में एक बार बात हुई थी तो तब बताया था मैंने, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि वो आंसर देगा। फेवरेट कोई भी नहीं होता, फेवरेट कोई स्टूडेंट नहीं होता। सर हमारे यहाँ इरिगेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोकसभा चुनाव 2000 समय लाइन पड़ गई थी, बट अब बोल रहे हैं प्रोजेक्ट 2024 तक शुरू होगा। विकास, इरिगेशन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, वो मैं मानता हूँ, चैलेंज है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि पूरे इंडिया में अगर देखा जाए, जो फार्मर्स आज की डेट में परेशान है वो इस वजह से है कि मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इस खेती बाड़ी से मैं अपने बच्चे को पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेरा बच्चा जो है कल को दोबारा से खेती बाड़ी करेगा, मुझे नहीं पता कि वो मेरा बच्चा अच्छे से खा पी पाएगा या नहीं खा पी पाएगा। तो यहाँ पे लो इनकम जो है वो एक बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है, जिसकी वजह से फार्मर जो है वो एग्जिट कर रहे हैं, फार्मिंग से एग्जिट कर रहे हैं। तो जब फार्मिंग से जो वर्क फोर्स है वो एग्जिट करेगी तो वो कहां पे जाएगी? वो अर्बन एरिया की तरफ जाएगी। तो अर्बन एरिया के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है। अर्बन एरिया पे क्या प्रेशर इंक्रीज होगा कि यहाँ पे एम्यूनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ज्यादा अच्छी टॉयलेट फैसिलिटीज, जो कि ये जो लोग आ रहे हैं ये रह सके, इनको शेल्टर प्रोवाइड करना, यहाँ पे आके ये कुछ ना कुछ काम करेंगे, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये सारी की सारी सर्विसेज इनके लिए करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि उनको इनकम अच्छे से नहीं मिलती है। अब जब फार्मर को इनकम की श्योरिटी नहीं है तो वो खेती बाड़ी क्यों करेगा? उसने आज की डेट में अपनी जेब से 20 रुपए लगाए, 20 रुपए लगाने के बाद उसने कोई ना कोई क्रॉप उगाई है। ये जो क्रॉप है, ये जब मार्केट में बेचने गया, मार्केट में इसके दाम सिर्फ 15 रुपए मिल रहे थे। तो क्या इस फार्मर को कोई फायदा हो रहा है? या 15 छोड़िए, 20 भी मिल रहे थे। तो क्या ये फार्मर इस खेती बाड़ी करके जो उसने अपना टाइम लगाया, जो अपनी मेहनत लगाई, इसको कोई फायदा हो रहा है? इसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो कॉन्सेप्ट निकल के आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या कहता है? ये कहता है कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को हम कुछ कुछ क्रॉप के लिए, हर क्रॉप के लिए नहीं, हम फार्मर्स को कुछ कुछ क्रॉप के लिए एक एश्योरेंस देंगे। और वो एश्योरेंस क्या है कि कभी फार्मर की उन क्रॉप का प्राइस कम हो जाता है, फार्मर की उन क्रॉप का प्राइस कम हो जाता है, तो भी हम क्या करेंगे? एक मिनिमम वैल्यू उनको प्रोवाइड जरूर करेंगे। ये मिनिमम वैल्यू क्या है? ये मिनिमम वैल्यू मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से कहलाई जाएगी। इसका एक रेशनल ये दिया जाता है कि जब भी आप किसी नौकरी में जाते हैं, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं चाहे पब्लिक सेक्टर में जाएं, आपकी एक मिनिमम वेज डिटरमाइंड होती है कि आप जब नौकरी कर रहे हैं तो आपको एक मिनिमम सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। ये मिनिमम सैलरी ऐसी होती है जो कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करती रहे। लेकिन फार्मिंग के अंदर, फार्मिंग भी एक तरह की नौकरी है, एक तरह का आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशन है, लेकिन इस फार्मिंग के अंदर किसी भी तरह की मिनिमम वेज नहीं है। ऊपर से फार्मिंग के अंदर जो क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ऐसे में फार्मर को श्योरिटी प्रोवाइड करना एक मजबूरी भी बन जाता है और एक जरूरत भी बन जाता है। इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का यहाँ से कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। अब इनकम की वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो इन्हीं दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए अगर आप याद करेंगे तो मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की थी। और वो अनाउंसमेंट क्या थी? अनाउंसमेंट थी कि हम फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात कही थी। ठीक है, तो ये डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात कही गई थी 2022 के अंदर। ठीक है, ये तो हमें अपने पेपर के लिए याद रखना है, एक थोड़ा मनोरंजन के लिए, कि 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करने की बात कह रहे थे। लेकिन सरकार खुद ये बोल रही है कि 2013 के बाद से हमने फार्मर की इनकम को आज तक चेक नहीं किया कि उसकी इनकम कितनी थी। तो जब तुमने इनकम ही चेक नहीं किया तो उसको डबल कैसे करोगे? कल को तो तुम किसी फार्मर को 20 रुपए मिल रहे हो और कह दोगे कि पहले तो इसको 10 ही मिलते थे।
ठीक है, तो ये बहुत ही स्टूपिड सी बात है, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रॉमिस है कि हम उनकी इनकम को डबल करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो इसीलिए अभी भी जो बजट आएगा, बजट में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसानों के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर किया जाएगा। एक तो अभी जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे उसकी वजह से, दूसरे जो भी लॉस थे उन लॉस को वापस ले लिया उस वजह से, और दूसरा तीसरा पॉइंट कि 2022 आ गया है, यहाँ पे अब हमें देखना है कि उनकी इनकम डबल हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर आप क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ से निकल के आता है, मान लीजिए एक रेड लाइट थी, इस रेड लाइट को एक रिक्शे वाले ने जंप कर दिया, और सेम रेड लाइट को, ये रिक्शे वाला है, और सेम रेड लाइट को एक मर्सिडीज वाले ने जंप किया। तो जब रिक्शे वाले ने रेड लाइट जंप करी तो इसको पुलिस वाला पकड़ेगा, 2 थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि आगे से मत करियो, तेरा चालान काट दिया, चालान वापस कर। लेकिन जब मर्सिडीज वाले को यही सेम पुलिस वाला पकड़ेगा तो ये मर्सिडीज वाले से कहेगा सर ऐसे मत किया कीजिए, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, ये वो, चलिए आपको वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, पुलिस वाले को भी पता है कि इनकम का स्टेटस जो है, इनकम का स्टेटस जो है वो बार्गेनिंग पावर देता है। ये रिक्शे वाला क्योंकि ये गरीब है, इसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, पुलिस वाला उसके ऊपर अपनी धौंस जमा सकता है। लेकिन पुलिस वाले को ये पता है कि ये मर्सिडीज वाला आदमी पढ़ा लिखा है, अगर ये उसके साथ बदतमीजी करेगा तो कल को इस पुलिस वाले को हो सकता है कहीं पे डांट भी खानी पड़ जाए, इसने कोई कंप्लेंट कर दी या फिर ये किसी नेता का ही रिश्तेदार निकले, तो इसीलिए ये भी सर सर करके बात करेगा, भले ही दोनों ने सेम कानून तोड़ा है। तो इनकम से आपकी बार्गेनिंग पावर निकल के आती है। तो अगर आपका फार्मर पुअर है, अगर आपका फार्मर पुअर है तो क्या वो प्रॉपरली बार्गेन कर पाएगा? वो बार्गेन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर मैं आज की डेट में ये कह देता हूं कि फार्मर्स को हमने छूट दे दी कि फार्मर जिसे चाहे उसे अपनी क्रॉप बेच दे, जिसे चाहे उसे अपनी क्रॉप बेच दे। तो एक बहुत ही बड़ा सा कॉर्पोरेट का लीडर आता है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आता है, वो एंटरप्रेन्योर इस फार्मर के साथ बार्गेनिंग कर रहा है और कह रहा है कि तेरे खेत पे जितना भी सामान उगेगा उसको मैं खरीद लूंगा, बदले में, बदले में मैं तुझे कुछ एक्स अमाउंट दे दूंगा। तो क्या यहाँ पे फार्मर इस आदमी से अच्छे से बार्गेन कर पाएगा? वो अच्छे से बार्गेन नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से एक दिक्कत आती है, ये आपको सिर्फ माइंड में रखना है कि बार्गेनिंग पावर उससे जुड़ी हुई है हमारी। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप सीधा नोट से देखिए। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2021 के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, उसने कुछ कुछ इश्यूज बताए हैं कि अगर फार्मर की इनकम को डबल करना है तो हम क्या कर देंगे। ये इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अंदर कुछ कुछ बातें बोली थी कि अगर हमें फार्मर की इनकम को डबल करना है बाय 2022, तो हमें किन किन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज, इरिगेशन फैसिलिटी को एड्रेस करेंगे हम। ठीक है, जो ये इरिगेशन फैसिलिटी है, इसको हम खेतों तक पानी तो पहुंचाएंगे, लेकिन हम उस पानी को एफिशिएंटली भी यूज करेंगे। पानी एफिशिएंटली इसलिए यूज करना है क्योंकि पानी एक लिमिटेड रिसोर्स है, और बहुत ज्यादा पानी यूज करोगे तो वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, वाटर डिप्लीशन हो जाएगा। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर क्रेडिट को भी इंप्रूव करना है। फार्मर के पास लोन्स पहुंचने चाहिए, जब उनके पास लोन्स होंगे तभी वो अपने खेत के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। जब वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा तो इन्वेस्टमेंट से ही उसको क्या मिलेगा? प्रोडक्टिविटी हाई मिलेगी। इन्वेस्टमेंट किस रूप में होती है? इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि उसने अच्छे सीड खरीदे, उसने ट्रैक्टर खरीदा, वो मॉडर्न मशीनरी थ्रेशर खरीद रहा है अच्छा वाला, इन सब चीजों से अब वो खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसको लोन्स की जरूरत है। ठीक है, फिर लैंड रिफॉर्म की बात कही गई, जो आपने सारे के सारे पॉइंट्स बोले थे उन सभी पॉइंट्स को इकोनॉमिक सर्वे ने एक साथ लिख दिया। लैंड रिफॉर्म की बात कही गई, उसने कहा कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनकी लैंड बहुत ही छोटी होती है। छोटी लैंड होने की वजह से क्या होता है, मान लीजिए किसी की इतनी बड़ी लैंड है, इस बड़ी लैंड के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकता है, अपनी बड़ी बड़ी मशीन ला सकता है। मान लीजिए कोई बहुत ही गरीब किसान है, उसकी जमीन ही इतनी छोटी सी है, अब इतनी छोटी सी जमीन के लिए वो इतना बड़ा ट्रैक्टर तो नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनकी जमीनें बहुत छोटी है और उनको कंसोलिडेट करने की बात चलती है। कंसोलिडेट का मतलब क्या है? मेरे पास इतनी जमीन है और चंगू के पास इतनी है, मंगू के पास इतनी है, और चुन्नू के पास इतनी है, मुन्नू के पास इतनी है, तो हम सब के सब साथ में आ गए और हमने कहा कि हम सब साथ में अपनी इन जमीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो मशीन मैंने खरीदी है वो सेम मशीन हम सब यूज कर लेंगे। जो मशीन चंगू खरीदेगा उसकी मशीन को बाकी सब भी यूज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम भी अपने खेतों के ऊपर ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्टिविटी की भी क्या जरूरत होती है वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं आज की डेट में 5 किलो टमाटर उगा रहा हूँ, 5 किलो टमाटर उगा रहा हूँ, तो मेरे पास
ऑप्शन क्या है, मैं किसी मंडी में जाऊंगा, मैं किसी मार्केट में जाऊंगा और मैं अपने 5 किलो टमाटर को बेच के आ जाऊंगा। पर अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मेरे पास 50 किलो टमाटर है, 50 किलो का टमाटर है, तो मैं क्या कहता हूँ, टमाटर तो मेरे पास बहुत सारे हो गए, इस 50 में से मैं 25 किलो को कोल्ड स्टोरेज में डाल देता हूँ कि जब टमाटर के दाम बढ़ेंगे तब उस टाइम पर मैं इन टमाटर को बेचूंगा। और जो बाकी के 25 किलो हैं, इन 25 किलो को मैं आज ही बेच देता हूं और जो मेरी दाल रोटी चलनी है वो इनसे चलती रहेगी। तो ये जो कोल्ड स्टोरेज का टमाटर है, इसको वो बेचेगा जब टमाटर के उसको ज्यादा अच्छे दाम मिलने लग जाएंगे। हो सकता है उसके मन में आए कि ये जो 25 किलो टमाटर है, मैं इस टमाटर को किसी फैक्ट्री वाले को बेच दूं, जो ये फैक्ट्री वाला इस टमाटर से बना लेगा सॉस, केचप बना लेगा जो कि मैकडी में यूज होगी। ये 25 किलो टमाटर अगर वो मंडी में बेचता उसको 50 रुपए मिलते, यही 25 किलो टमाटर की अगर सॉस बन गई तो यही 25 किलो टमाटर की जो सॉस है वो हो सकता है 100 रुपए की बिक जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने टमाटर के ऊपर वैल्यू एडिशन कर दी, टमाटर के ऊपर वैल्यू एडिशन कर दी। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, टमाटर को हमने प्रोसेस कर दिया है, टमाटर को हमने प्रोसेस कर दिया, यानी कि टमाटर की प्रोसेसिंग हो गई। तो ये जो इंडस्ट्री है इसको हम अभी आगे देखेंगे, इसको हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहली चीज तो आपको ये चाहिए कि जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन सरप्लस होनी चाहिए, सबसिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, सरप्लस होनी चाहिए, सबसिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आज जब मैं टमाटर बेच के आऊंगा मंडी से, तब मेरे पास इतना रुपया होगा कि मैं घर पे खाना खा सकूं। कल जब मैं टमाटर बेच के आऊंगा तो मेरे पास कल इतना रुपया होगा कि मैं खाना खा सकूं। सब्सिस्टेंस का मतलब ये है, यानी कि उसकी जो खेती बाड़ी है उससे सिर्फ उसका दाल रोटी चल रही है। सरप्लस का मतलब ये है कि उसकी दाल रोटी तो चली रही है, उसके साथ साथ उसकी कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो पहले तो सरप्लस प्रोडक्शन चाहिए। सरप्लस प्रोडक्शन के साथ साथ मुझे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां पे मैं चीजों को स्टोर कर सकूं, यानी कि कोल्ड स्टोरेज जैसी चीजें चाहिए। कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ मुझे चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो भी डेवलप्ड होनी चाहिए, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर डेवलप्ड होगी तो मैं केचप बनवा पाऊंगा। तो मैं क्या बनवा पाऊंगा, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा आज की डेट में रेडी टू ईट फूड मिल जाते हैं। ठीक है, हल्दीराम के होते हैं, बीकानेर के होते हैं, रेडी टू ईट फूड, ये भी आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है। बहुत सारे आपके जैसे आपने वो देखा होगा, मछलियां भी आज की डेट में कैन के अंदर आती हैं, कैन के अंदर मछलियां होती हैं और वो काफी टाइम तक फ्रेश रहती हैं। वैसे आप मछली खरीदने जाएंगे 1 या 2 दिन में खानी होती है, पर ये कैन वाली मछली आपकी 2 से 3 महीने तक यूज की जा सकती है, महीने या फिर हफ्ते होंगे शायद। ठीक है, तब तक ये यूज की जा सकती है, ये भी फूड प्रोसेसिंग की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। तो इसको कहा जाता है कि वैल्यू एडिशन हो रही है या फिर फूड की प्रोसेसिंग हो रही है। तो हम उसकी वो देख रहे थे रिकमेंडेशंस। तो लैंड रिफॉर्म की जरूरत है। क्यों लैंड रिफॉर्म करना चाहते हैं हम, ताकि ये जो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हैं इनको कंसोलिडेट किया जा सके, एक साथ मिलाया जा सके। स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या है, अगर किसी किसान के पास, अगर किसी फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है तो उसको हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं, मार्जिनल फार्मर। अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर से लेके 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन है तो उसको स्मॉल फार्मर कहा जाता है। तो जब मैं बात करता हूं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की, तो मैं इन दोनों को इंक्लूड करके बात करता हूं, और मैं बात करता हूं ऐसे किसानों की जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ठीक है, स्मॉल मतलब 1 से 2 और मार्जिनल मतलब 1 हेक्टेयर से कम वाला। ठीक है, अलाइड सेक्टर को बूस्ट करने की जरूरत है, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है। अलाइड सेक्टर का मतलब क्या है कि कब तक जो किसान है वो सिर्फ क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। मान लीजिए कोई किसान है जो कि अपने खेत के अंदर चावल उगाता है, तो यहाँ पे उसके चावल उग रहे हैं, मान लीजिए इसी पानी के अंदर, चावल जो है वो पानी में उगता है, मान लीजिए इसी पानी के अंदर वो इंसान मछलियां भी उगाने लग जाए, तो सेम पानी है जिसमें आपको मछली भी उगाने को मिल रही है और चावल भी उगाने को मिल रहे हैं। तो ये जो किसान है ये मछली पालन भी कर सकता है और साथ के साथ जो राइस है उसकी कल्टीवेशन भी कर सकता है। सेम फील्ड से उसकी जो इनकम है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई, ये तो राइस से तो उसको वैसे भी मिल रही थी, अब उसको फिश से भी मिलेगी। इसी तरह मान लीजिए कोई किसान है, उसकी जमीन के ऊपर थोड़ी बहुत वो खेती बाड़ी करता है, बाकी उसने कुछ हिस्से के अंदर क्या कर लिया, उसने यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री खोल ली है, यहाँ पे वो जानवरों को पालता है, गाय भैंस बांध रखी है, उसका दूध बेचता है, तो यहाँ से उसको एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है। तो ये सारे के सारे आपके अलाइड सेक्टर हैं, और इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि किसानों को अगर मदद करनी है तो अलाइड सेक्टर को बूस्ट करने की बहुत जरूरत है, जैसे कि डेयरी, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री। ये किसानों के लिए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। फार्म मैकेनाइजेशन करने की
जरूरत है। मैकेनाइजेशन मतलब मशीन लेके आओ। कब तक तुम कोलू जो है, जो खेत जोतना होता है, खेत जोतने के लिए तुम गाय बैल और सांड का इस्तेमाल करोगे? तुम मशीन लेके आओ, ट्रैक्टर लेके आओ, थ्रेशर लेके आओ। जितनी अच्छी मशीन है उतना अच्छा तुम्हारी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। एक ये फैक्ट जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे देता है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो फार्म मैकेनाइजेशन है वो सिर्फ 40% है, जबकि चाइना के अंदर ये 60% हो चुकी है, ब्राजील के अंदर 75% हो गई है। लास्ट पॉइंट वो कहता है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से एक फायदा क्या होता है? देखिए, अगर मेरे पास आज की डेट में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अच्छे से डेवलप्ड है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे पास कोल्ड चेन है। कोल्ड चेन है यानी कि मैं अपने फूड को, अपनी क्रॉप्स को स्टोर कर सकता हूं। अगर मैं अपनी क्रॉप को स्टोर कर रहा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो क्रॉप है उसकी वेस्टेज नहीं होगी? जो मेरी क्रॉप है वो जल्दी से सड़ेगी गलेगी नहीं, सड़ेगी गलेगी नहीं। ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज की वजह से हमारी जो क्रॉप की वेस्टेज है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अगर डेवलप्ड है तो इससे जो फार्मर है उसकी इनकम भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। सिर्फ इंडिया इंडिया के अंदर मत बेचो, तुम अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाओ कि इसको हम बाहर के देशों के अंदर भी बेच सकें। तो बाहर के देशों में बेचने की यानी कि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की भी बात कही जाती है यहाँ पे। फिर ये रीएलोकेशन ऑफ लेबर, यानी कि बहुत सारी ऐसी लेबर है जो कि एग्रीकल्चर की लो इनकम की वजह से माइग्रेट कर रही है अर्बन एरिया में, और अर्बन एरिया में वो क्या ढूंढ रही है? वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रही है। तो अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट जब वो ढूंढेगी तो इस पॉपुलेशन को, इस लेबर को हमें माइग्रेट वो रीएलोकेट करने की जरूरत है। कहां पे रीएलोकेट करेंगे? इंडस्ट्री के अंदर रीएलोकेट करेंगे। यहाँ पे सवाल आता है कि इंडस्ट्री में क्यों कर रहे हैं हम, सर्विस के अंदर इसको रीएलोकेट क्यों नहीं कर रहे? सर्विस में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सर्विस की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। सर्विसेज ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, लेकिन जो इंडस्ट्री है ये बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इंडस्ट्री के अंदर इनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। उसके लिए हमें स्किल्स देनी जरूरी है, और साथ ही साथ मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जॉब्स ढूंढने की जरूरत है ताकि, ठीक है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बात करता है इंश्योरेंस की। क्रॉप के ऊपर इंश्योरेंस इंक्रीज होना चाहिए कि अगर कोई क्रॉप फेल हो जाती है तो फार्मर को इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसा दे दे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो कि इकोनॉमिक सर्वे बात करता है। इसमें से किसी पॉइंट के ऊपर कोई डिस्कशन? सर, 1 हेक्टेयर मार्जिनल फार्मर होगा या स्मॉल? 1 हेक्टेयर वाला मार्जिनल फार्मर होगा। 1 से लेके 2 हेक्टेयर अगर किसी के पास जमीन है तो वो स्मॉल फार्मर होगा। अगर मैं कहता हूं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो मैं इन दोनों को इंक्लूड करके कह रहा हूं, उसमें हो जाएगा कि 2 से कम वाले सारे के सारे फार्मर्स। हाँ मोनू, सही लिखा है। यहां तक बताइए, किसी को दिक्कत? नो, ठीक है। लाइव क्लास में जो एक थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है ना, वो इसकी वजह से होता है कि लैग है। तो मैं पूछ लेता हूँ, उसके शायद 30 सेकंड के बाद तुम्हें सुनाई देता है। सुमित, तुम्हारा क्वेश्चन? ओके, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? सुमित, सर मेरे पॉलिटी में पास है। सुमित, क्लास से देखोगे ज्यादा अच्छा है। मैराथन में भी पता नहीं कौन सी मिस हुई है, यही नहीं पता चलेगा, पर क्लास से देखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लास में मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में कर रहा हूँ। सर, इंश्योरेंस किस टाइप? इंश्योरेंस किस टाइप का, इससे मतलब ये है कि देखिए मैंने आज यहाँ पे अपनी गेहूं उगा रखे हैं। ठीक है, गेहूं उगा रखे हैं, और रात को मेरे पूरे गेहूं एकदम तैयार हो गए थे। मेरी सारी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगी हुई है। रात को क्या हुआ? रात को यहाँ पे ओले गिर गए। ओले गिरने की वजह से मेरी जो फसल है वो फसल बर्बाद हो गई। अब ये जो फसल बर्बाद हो गई है, तो अब मैं फसल को बेचूंगा कैसे? क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट निकल के आता है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में क्या होता है? फार्मर जो है, फार्मर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और कंपनी से कहता है कि मैं अपने गेहूं का इंश्योरेंस करना चाहता हूं। मैं तुझे आज 100 रुपए दे रहा हूं, मैं तुझे आज 100 रुपए दे रहा हूं। ठीक है, ये जो 100 रुपए हैं, अगर इस साल, अगर इस साल मेरी क्रॉप फेल हो जाती है या फिर मेरी क्रॉप का कोई नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तू करेगा, तू करेगा। तो इंश्योरेंस क्या, कंपनी क्या कहेगी कि ये तो मेरे को नुकसान हो गया, तूने मेरे को 100 रुपए दिए, और क्रॉप का फेलियर जो है वो होगा कम से कम 1000 रुपए का। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1000 रुपए का। तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है
कि मेरे को तो अपनी जेब से 10 गुना पैसे देने पड़ जाएंगे। तो फार्मर क्या कहता है? फार्मर कहता है कि हो सकता है कि मेरे क्रॉप का फेलियर ही ना हो, तो उस केस में ये जो 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए तेरी जेब में चले जाएंगे। तो मेरे जैसे तेरे पास कई सारे फार्मर्स आएंगे और तेरे को 100-100 रुपए दे देंगे। हो सकता है उसमें से किसी दो की जमीन या फिर क्रॉप जो है वो फेल हो गई, तो तेरे को उन्हें 2000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन जो मेरे जैसे बाकी किसान आए थे, जिन्होंने तेरे को 100-100 रुपए दिए हैं, उनकी क्रॉप फेल नहीं हुई है, तो उन्होंने जो 100-100 रुपए दिए थे, 100 इंटू में एक्स, वो सारे के सारे रुपए इंश्योरेंस कंपनी के हो जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, तो ये जो इंश्योरेंस है ये इस तरह से काम करती है क्रॉप फेलियर के लिए। आई थिंक यही क्वेश्चन था, या फिर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया तुम्हारा। सर फार्मर्स को पहले से इकोनॉमिकली वीक है तो वो इंश्योरेंस कैसे कराएगा? तो फार्मर्स इकोनॉमिकली वीक है, वो इंश्योरेंस नहीं करा सकता। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि फार्मर्स को, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। मान लीजिए फार्मर्स अगर इंश्योरेंस कराना जाए तो फार्मर की जेब से 100 रुपए का प्रीमियम जाता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी इस टर्म को भी आप सिर्फ टर्म की तरह लीजिए, इसका मीनिंग भी भूल जाइए। फार्मर्स अगर इंश्योरेंस कराना चाहता है तो उसको 100 रुपए का प्रीमियम देना होता है। मान लीजिए फार्मर कहता है कि मैं 100 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक स्कीम निकालती है। उस स्कीम में क्या कहती है? उस स्कीम में फार्मर से कह देती है कि तुझे 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ 10 रुपए दे आ, जो 90 रुपए है, 90 रुपए सरकार अपनी जेब से देगी। तो 90 रुपए जो है वो सरकार दे देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास तो 100 रुपए ही पहुंचेंगे, लेकिन फार्मर को अपनी जेब से इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसी को और भी ज्यादा इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो रेट है इंश्योरेंस का वो बहुत ही कम कर दिया, अभी हम देखेंगे कितना कम कर दिया है। ठीक है, अब सवाल आ जाता है कि इन सब को याद कैसे करें? इकोनॉमिक सर्वे ने इतनी सारी रिकमेंडेशन दे दी, इसको याद करने का क्या तरीका है? तो याद करने का तरीका भी और एग्रीकल्चर की जितनी भी दिक्कत है वो सारी की सारी हम आज ही देख लेंगे ज्यादातर। ठीक है, तो आपका एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उससे आप मेंस के अंदर आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, एग्रीकल्चर जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको दो फेज के अंदर पढ़ सकते हैं। पहला फेज तो ये है जब क्रॉप की प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि अभी मैंने क्या किया है? अभी मैंने अपनी फसल को सो किया है, यानी कि बुआई की है, सोइंग की है, और सोइंग करने के बाद वो फसल उगती जा रही है, उगने के बाद इसकी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसको मैं प्रोडक्शन का पार्ट मानूंगा। यहाँ पे मेरी फसल सिर्फ उग पा रही है, तो ये तो हो गया प्रोडक्शन। दूसरा फेज क्या होता है? जब प्रोडक्शन पूरी हो चुकी है उसके बाद एग्रीकल्चर में जो दूसरा फेज आता है उसको कहा जाता है पोस्ट प्रोडक्शन का, यानी कि प्रोडक्शन के बाद आप क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर लॉजिकली देखा जाए, आपकी फसल उग चुकी है, फसल उगने के बाद आपका जो मेजर काम है वो मेजर काम होता है उसको बेचने का। तो आप उसको बेचने के लिए जाएंगे। एग्रीकल्चर की टर्म में इस बेचने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि हम अपनी फसल को मार्केट करेंगे, हम अपनी फसल को मार्केट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे इस फसल की, ताकि लोग आए और मुझसे ये फसल खरीद के जाए। मेरा भी जब कोई कोर्स लॉन्च होता है तो मेरे को बताना पड़ता है कि मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, मैं उसकी मार्केटिंग करता हूं, तब लोग उसको खरीदते हैं। सेम तरीका है इसका। तो ये मार्केटिंग होगी। तो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर क्या आ जाएगा? पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आपकी मार्केटिंग की चीजें आ जाएंगी। मार्केटिंग के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी होती हैं। मार्केटिंग के अंदर एक तो हम पढ़ेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। दूसरा मार्केटिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कि जहां पे ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप जहां पे बेची जाती है, जिनको हम मंडी कहते हैं, इन मंडी में क्या क्या दिक्कत है, इस मंडी के लिए हमें पढ़ना होता है एपीएमसी के बारे में। ठीक है, मार्केटिंग में हमें एमएसपी और एपीएमसी इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में आपने मार्केटिंग कर ली, मार्केट तक आपको सामान लेके जाना है। सामान ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। जब आपने सामान वहां पे पहुंचा दिया तो सामान को स्टोर करने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज चाहिए आपको। आपको ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स चाहिए जो अपने आप में रेफ्रिजरेटेड हो। तो रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट चाहिए आपको, ताकि आपका जो सामान है वो खराब ना हो। तो इन सबको मैं किस कैटेगरी में रख सकता हूँ? इन सबको मैं लॉजिस्टिक्स की कैटेगरी में रख सकता हूँ, कि जो हमारे लॉजिस्टिक्स हैं वो अच्छा होना चाहिए। अगर लॉजिस्टिक्स अच्छा होगा तो हमारे फसल की जो वेस्टेज है वो वेस्टेज रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन में मार्केटिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर हमें फूड की प्रोसेसिंग करनी है। क्यों? आपने कोल्ड स्टोरेज बना लिया, अब उसकी कैचअप बना दो। 25 रुपए के जो टमाटर थे उसको आप 50 रुपए में बेच सकते हो, अगर आप उसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर दोगे, कैचअप बना दोगे, आप रेडी टू ईट फूड बना दोगे। तो इन सब चीजों से क्या होता है? इन सब चीजों से आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे वैल्यू एडिशन होती है, और ये वैल्यू एडिशन क्या करती है? ये आपके रेवेन्यू को एनहांस करती है। तो रेवेन्यू एनहांसमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है।
पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आप कब तक डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही बैठे रहोगे, आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, आपके फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट। यहीं पे एक और जो आप लिख सकते हैं वो है आपका, कहीं पे भी लिख लीजिए, वो है आपका एलाइड सेक्टर, कि आप फार्मिंग तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी या फिशरीज भी कर सकते हैं। तो यही हमारा पूरा का पूरा जिस्ट है, वो यहीं पे इसी पेज के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं। देखिए, कोई भी आंसर अगर आपका आ जाएगा तो इसको मैं कहता हूँ लाइफस्टाइल अप्रोच, ठीक है, या फिर लाइफ साइकिल अप्रोच। एक फसल की लाइफ साइकिल क्या होगी, पहले उसको उसकी बुआई की जाएगी। तो बुआई करने के लिए क्या चाहिए, बुआई करने के लिए हमें लैंड चाहिए, जमीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर जमीन ही नहीं होगी तो आप कहाँ पे सो करेंगे। तो लैंड से जुड़े हुए जितने भी इशू हम पढ़ेंगे आप उनको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सोइंग करते टाइम आपको क्या चाहिए, आपको बीज चाहिए। तो बीज से जुड़े हुए क्या क्या इशू है कि हाई यील्ड वैरायटी का बीज होना चाहिए, बीज का जो प्राइस है वो प्राइस कम होना चाहिए, बीज के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो होती रहनी चाहिए। तो लैंड देख लिया, बीज देख लिया, फर्टिलाइजर। ठीक है, सोइंग करते हुए आपको फर्टिलाइजर की जरूरत है, आपको पेस्टिसाइड की जरूरत है। तो ये सारे के सारे चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं आपको नए थ्रेशर्स चाहिए, नई मशीन्स चाहिए। तो मशीन्स की यहाँ पे या फिर मकेनाइजेशन की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपकी दिक्कतें हो गई। मार्केटिंग में देखें तो एमएसपी से जुड़े हुए अभी हम देखेंगे क्या क्या दिक्कतें हैं, वो चीजें आप देख लेंगे यहाँ पे। मंडी से जुड़ी हुई दिक्कतें देखेंगे, वो यहाँ आ जाएंगी। लॉजिस्टिक्स के ऊपर हमारी सरकार ज्यादा पैसा ही खर्च नहीं करती, तो कोल्ड स्टोरेज नहीं बन पा रहे हैं, तो इसीलिए हमारी वेस्टेज बहुत ज्यादा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर आज की डेट में बहुत ज्यादा जोर देना चालू कर दिया है। ठीक है, सेम एक्सपोर्ट के ऊपर भी जोर देना चालू कर दिया है। एक और चीज आप याद रखेंगे कि टिल 1990s या फिर 1991 लिख लीजिए आप, 1991 तक जो हमारी सरकार थी वो इन दोनों चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करती थी कि जो सोइंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। तभी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स बनाए गए, इरिगेशन की फैसिलिटी करने की कोशिश की गई, जमीन को लैंड के ऊपर रिफॉर्म करने की कोशिश की गई। ठीक है, आज की डेट में आफ्टर 1991 जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार का जो मेजर फोकस है वो हो गया है इन चीजों के ऊपर। तो आप भी अपने आंसर के अंदर ज्यादा फोकस इन चीजों के ऊपर करेंगे, यहाँ पे आपको कम फोकस रखना है। ठीक है, लेकिन मेंशन जरूर कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ वे फॉरवर्ड है, चाहे आपके एग्रीकल्चर का कैसा भी क्वेश्चन हो उसके अंदर वो वे फॉरवर्ड आपको काम आ सकता है। और वो वे फॉरवर्ड क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक तो आप इकोनॉमिक सर्वे जो अभी हमने देखा 2021 का, उसके पॉइंट्स लिखेंगे। दूसरे पॉइंट्स आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर हमें सब सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। सब सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही अच्छे दाम दिलाता है फार्मर्स को। अगर आप आज की डेट में गेहूं उगाएंगे, वीट उगाएंगे या फिर राइस उगाएंगे तो राइस के मार्केट में प्राइस कम है, लेकिन अगर आपने सेब संतरा उगा लिया तो सेब संतरे की आपको ज्यादा दाम मिलते हैं। लेकिन सेब संतरा कोई उगा नहीं रहा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सब सेक्टर्स को प्रमोट करो। ठीक है, तो सब सेक्टर में आपके ये हॉर्टिकल्चर जैसी चीजें आ जाएंगी, आपकी डेयरी जैसी चीजें आ जाएंगी। यहीं पे आप लिख सकते हैं बी कीपिंग। बी कीपिंग एक बहुत ही अच्छी इनकम देने वाला सब सेक्टर है। ठीक है, बी कीपिंग में एक तरफ तो आप हनी बेचते हैं, दूसरा आप हनी वैक्स बेचते हैं, हनी वैक्स बेचेंगे, और भी कोई ना कोई चीजें आपको यहाँ से मिली जाएंगी हनी से। ठीक, तो सब सेक्टर के ऊपर फोकस करो। फिर इसके बाद हमें इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है इंडिया में आज की डेट में, ये फैक्टर आप याद रख लीजिए, फैक्ट कि इंडिया में सिर्फ 25% जो हमारे फार्मर्स हैं वो इंश्योरेंस के अंदर आते हैं, जो कि बहुत ही पुअर परसेंटेज है। हमें इस परसेंटेज को इंक्रीज करने की जरूरत है। हमें R&D करने की जरूरत है। R&D किस लिए, ताकि बेटर क्वालिटी के सीड्स प्रोड्यूस हो। पहली चीज, बेटर क्वालिटी के सीड्स। दूसरा, जिस तरह से आज की डेट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें एक क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स की जरूरत है। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम बिजनेस को एक फार्मिंग को हम एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की तरह देखें। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के अंदर आप क्या करेंगे, आप रिस्क लेते हैं, चीजों का इन्वेस्ट करके रिस्क लेते हैं। तो अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो वो रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा हाई होता है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। यही सेम चीज आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखेंगे। ठीक है,
तो ये सारी की सारी चीजें करनी है। तो हमारा जो फार्मिंग है वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी कब बनेगी? जब फार्मिंग को करना इजी हो जाएगा। तो ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर शुड बी एनकरेज्ड या फिर शुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक, ये सारे के सारे पॉइंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप किसी भी आंसर के अंदर लिख के आ सकते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अब एमएसपी देखते हैं, यहां तक ठीक है? जल्दी बताइए, एमएसपी पे चले हम फिर। देखिए, किसी भी कारण की वजह से, अभी मैं उस कारण में नहीं जा रहा, ठीक है? या फिर चलिए थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो उस चीज के जो प्राइस है वो प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। आज की डेट में एक ही ऋतिक रोशन है और उस एक ऋतिक रोशन से ढेर सारे डायरेक्टर काम कराना चाहते हैं। तो जब ढेर सारे डायरेक्टर उस ऋतिक रोशन को साइन करने की बात करेंगे, तो ऋतिक रोशन क्या करेगा? वो तो एक ही है ना, किसी एक के पास जाएगा, तो उसे वो ज्यादा प्राइस डिमांड करेगा। इसीलिए ऋतिक रोशन को आप हायर करेंगे, 3 करोड़ रुपए लेता है। तो ये डिमांड और सप्लाई की बात है, ठीक है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई लड़का सुंदर निकल आता है तो फिर वो लड़कियों को भाव नहीं देता, वो कहता है कि मेरे दाम बढ़ चुके हैं, ठीक है, अब मेरे को भी कटरीना कैफ चाहिए, मैं भी विक्की कौशल बन गया हूँ। तो अब वो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है? तो सेम चीज क्या होती है, ऐसे ही अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उस चीज के जो प्राइस है वो प्राइस बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर जो साइड एक्टर होते हैं, साइड एक्टर को 50-100 रुपए मिलते हैं सिर्फ एक सीन के अंदर आने के लिए। वहीं पे जो ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए ऋतिक रोशन 2 करोड़ रुपए लेता है। तो ये जो साइड एक्टर है, इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, हर एक इंसान साइड एक्टर बनने को तैयार है, इसीलिए उसका दाम कम हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी एक सीजन के अंदर ऐसा हुआ कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चर, जो भी किसान था, वो किसान गेहूं उगाता था, उस गेहूं की हो गई बम्पर क्रॉप, गेहूं की बम्पर क्रॉप हो गई। और बम्पर क्रॉप होने की वजह से उसकी सप्लाई जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा है। जब किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसकी जो प्राइस है वो प्राइस अपने आप में कम हो जाता है। यहाँ पे हमें फार्मर को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमारी भारत की सरकार क्या कहती है, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि किसान तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा देता रहूंगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा देता रहूंगा। तो गवर्नमेंट के कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट किसान से कहती है कि किसान तू अपने वीट को ले जा, मार्केट के अंदर ले जा, मार्केट के अंदर जब तेरा वीट जाएगा तो इसके ऊपर बोली लगाई जाएगी, इसका ऑक्शन होगा, इसका ऑक्शन होगा, ठीक है? अगर ये जो बोली है, ये बोली तुझे कम दाम दे रही होगी, तो तू एक काम करियो, अपने सामान को ट्रक में ला दियो, मेरे पास आइयो, और मैं तुझे एक मिनिमम प्राइस जरूर दूंगी। ये मिनिमम प्राइस मैं इस एग्जांपल में मान लेता हूँ 100 रुपए, ठीक है? तो मान लीजिए कोई किसान था, वो अपने सामान को ले जाके मार्केट में जाता है, वहां पे ऑक्शन लगती है, ऑक्शन में उसको मिल रहे हैं 110 रुपए, ठीक है? और सरकार ने कहा है कि मैं तुझे मिनिमम प्राइस 100 रुपए दूंगा, ठीक है? तो किसान क्या कहेगा कि सरकार मुझे 100 रुपए देगी, यहाँ पे 110 मिल रहे हैं, तो मैं यहीं पे बेच के निकल जाता हूँ। किसान भी खुश, सरकार भी खुश। दूसरी सिचुएशन, किसान अपने प्रोड्यूस को मार्केट में लेके गया, लेकिन अब बोली लगने के बाद उसको 95 रुपए मिल रहे हैं, 95 रुपीज मिल रहे हैं। तो किसान क्या करेगा, सारे सामान को ट्रक में ला देगा और उसको ले जाएगा गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को 100 रुपए में बेच देगा। तो किसान को क्या हो गया, 5 रुपए का फायदा हो गया यहाँ पे। तो ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट होता है कि पहले तुम बाहर बेच दो, बाहर अगर तुम्हें अच्छे दाम नहीं मिल रहे तो फिर तुमसे सरकार खरीद लेगी, ठीक है? अब यहाँ पे जो पेच आता है वो ये आता है कि सरकार हर एक क्रॉप को नहीं खरीदती है, हर एक क्रॉप को नहीं खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। सरकार ने 22+1 क्रॉप के लिए प्राइस फिक्स कर दिया है। प्राइस फिक्स कर दिया मतलब कि उसने एक मिनिमम प्राइस बता दिया है कि इस प्राइस से कम तुझे नहीं मिलेगा। ये उसने सिर्फ 22+1 के लिए किया है, तो मैं इसको 23 कह सकता हूँ, 23 क्रॉप के लिए। अब यहाँ पे एक और पेज आता है, और वो पेज क्या है, मान लीजिए मैं आज की डेट में उगाता हूँ कोई ऑयल सीड उगाता हूँ, ठीक है, मस्टर्ड उगाता हूँ, ये मान लीजिए मैं आज की डेट में मस्टर्ड उगाता हूँ। मस्टर्ड का एमएसपी डिसाइड कर रखा है 100 रुपए, मस्टर्ड का एमएसपी डिसाइड कर रखा है 100 रुपए, और मैं जब इसको मार्केट में लेके गया, मुझे मार्केट में मिल रहे थे 80 रुपए। तो मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं सरकार के पास जाऊंगा, मुझे 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो मैं अपने मस्टर्ड को सरकार के पास लेके जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरा 100 रुपए का मस्टर्ड है, मेरे पास 10 किलो मस्टर्ड पड़ा है, 100 रुपए के हिसाब से मेरा मस्टर्ड खरीद लो। तो सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि मैं तेरा मस्टर्ड खरीदूंगी जरूर, लेकिन मुझे 10 किलो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 किलो चाहिए। तो मैं तेरा सिर्फ 5 किलो मस्टर्ड जो है वो 100 रुपए के हिसाब से खरीद लूंगी। जो तेरा बाकी का 5 किलो बचा, उसे तू जा और मार्केट में ही बेच।
ठीक है, तो बेसिकली उसने क्या कह दिया, सरकार ने कहा कि मैं जो तेरा मस्टर्ड तुझसे प्रोक्योर कर रही हूं, ये प्रोक्योरमेंट ओपन एंडेड नहीं है। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि जितना तू चाहे बेचना मुझे बेच दे, ठीक है, तू जितना चाहे प्रोड्यूस अपना मुझे बेच दे, मैं सारा का सारा खरीद लूंगा, ये होता है ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। लेकिन मस्टर्ड के केस में सरकार कहती है कि ये ओपन एंडेड नहीं है, ये क्लोज एंडेड है। मैं बताऊंगा कि मुझे कितना खरीदना है और मैं तुझसे सिर्फ उतना ही खरीदूंगा, ठीक है। तो ये तो गया मस्टर्ड का एग्जाम्पल। लेकिन वहीं पे ही अगर कोई इंसान राइस उगा रहा है, राइस उगा रहा है और राइस के साथ सेम सिचुएशन हो रही है कि मार्केट में 80 रुपए मिल रहे हैं और सरकार के पास उसको 100 रुपए का प्रॉमिस किया गया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो राइस वाला इंसान है, राइस वाला इंसान जब गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट से कहेगा कि मेरे को 100 रुपए में अपना चावल बेचना है, तो गवर्नमेंट उससे ये नहीं बोलेगी कि मैं तुझसे लिमिटेड क्वांटिटी खरीदूंगी, गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी। गवर्नमेंट कहेगी कि मेरे दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हुए हैं, मैं ओपन प्रोक्योरमेंट फॉलो करती हूँ, मैं ओपन प्रोक्योरमेंट फॉलो करती हूँ, तू जितना चाहे उतना चावल मेरे पास बेच दे, 100 रुपए में मैं खरीदने को तैयार हूँ। तो चाहे इसके पास 10 किलो चावल होता, चाहे 100 किलो होता, चाहे इसके पास 10,000 किलो चावल होता, सारा का सारा चावल अगर ये इंसान चाहे तो सरकार को बेच सकता है और सरकार उस चावल को खरीदेगी। तो इसको ओपन प्रोक्योरमेंट और क्लोज प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। जल्दी से वाई या एन कहिए, आया या नहीं आया समझ में, वाई या एन जल्दी से। बिल्कुल आकाश, अगर फूड सप्लाई ज्यादा है तो उसको प्रोसेस करके तुम अच्छे दाम ले सकते हो, ठीक है, इसीलिए। लेकिन उस फूड को भी तो आप कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और कोल्ड स्टोरेज के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आपका ओपन प्रोक्योरमेंट और क्लोज प्रोक्योरमेंट हो गया। अब ये कहानी के ऊपर हम इतना ज्यादा क्यों रुके हुए हैं, ये हम इसलिए रुके हैं कि सरकार भले ही 22+1 क्रॉप की 22+1 क्रॉप के लिए एमएसपी डिटरमाइन करती है, एमएसपी अनाउंस करती है, लेकिन सरकार क्या बोल के रखती है, सरकार ये बोल के रखती है कि हम सिर्फ वीट और राइस का ओपन प्रोक्योरमेंट करेंगे, यानी कि तुम्हारे पास जितना भी वीट और राइस उग रहा है वो सारा का सारा हम खरीदने को तैयार है। इसके अलावा जो बाकी की क्रॉप्स हैं, बाकी की आपकी जो 20 क्रॉप बची, उन 20 क्रॉप का क्लोज एंडेड प्रोक्योरमेंट है, यानी कि सरकार का जितना मन होगा वो सिर्फ उतना ही खरीदेगी। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि सिवाय वीट और राइस के सरकार बहुत ही कम प्रोक्योर कर रही है इन 20 आइटम्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक किसान है, किसान के पास समस्या क्या है, किसान देख रहा है कि अगर मैं वीट और राइस उगाऊं, अगर मैं वीट और राइस उगाऊं तो मैं जितना भी उगाऊंगा उतना सारा का सारा मैं एमएसपी पर सरकार को बेच सकता हूं। अगर मैं कोई और क्रॉप उगाता हूं, कोई और क्रॉप उगाता हूं, तो भले ही उसकी एमएसपी इन्होंने बोल रखी है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मुझसे खरीद लें, और चांस ये है कि वो मुझसे नहीं खरीदेंगे। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि भैया मुझे रिस्क नहीं लेना है, मैं तो वीट और राइस ही उगाऊंगा। तो जब मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं तो मेरा पड़ोसी फार्मर चंगू वो रिस्क क्यों लेगा, वो भी क्या उगाएगा, वो भी वीट और राइस उगाएगा। मंगू क्या करेगा, मंगू भी कहेगा कि मैं भी वीट और राइस उगाऊंगा। ऐसे ही चुन्नू और मुन्नू भी वीट और राइस उगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे देश के अंदर ज्यादातर जो फार्मर है वो वीट और राइस की फार्मिंग करने लग जाएगा, और जो बाकी क्रॉप है उनकी फार्मिंग कम होनी चालू हो जाएगी। तो जब वीट और राइस की बहुत ज्यादा फार्मिंग होगी तो इन सब के ऊपर एमएसपी देना पड़ेगा। एमएसपी देके सरकार इनका प्रोक्योरमेंट कर रही है, और ये जो प्रोक्योरमेंट है वो सरकार को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि इसकी स्टोरेज की जरूरत है। सरकार के पास स्टोरेज है ही नहीं इतना ज्यादा। तो सरकार के पास आप हर साल न्यूज के अंदर देखते होंगे कि पता नहीं कितने क्विंटल कितने टन गेहूं जो है वो सड़ रहा है, वो रॉट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये एक प्रोक्योरमेंट का एक दिक्कत होती है। दूसरी दिक्कत क्या होती है इस ओपन प्रोक्योरमेंट से, कि वीट और राइस वीट और राइस ये दोनों के दोनों वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ये दोनों की दोनों वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि इनको उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। तो अगर मान लीजिए इंडिया का कोई ऐसा रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती, इंडिया का कोई ऐसा रीजन है जहां पे पानी की ऑलरेडी थोड़ी सी शॉर्टेज है, ठीक है, ऐसे रीजन में जो किसान है वो किसान वीट और राइस ही उगाया जा रहा है। तो पहले ही पानी की शॉर्टेज है, ऊपर से वो ज्यादा पानी यूज करने वाली क्रॉप को उगाने लग गया। तो यहाँ पे जो वाटर की जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और पानी की कमी हमें और भी ज्यादा खराब होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो वीट और राइस की वजह से इंडिया के अंदर क्या हो गया, इंडिया के अंदर हमारे जो पानी है, पानी के रिसोर्सेज डिप्लीट कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा डिप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वीट और राइस ज्यादातर कहाँ पे उगाया जाता है? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी के अंदर, आपके मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे आपका वीट और राइस उगाया जा रहा है, और यहाँ पे पानी की ऑलरेडी कमी है और वो और भी ज्यादा पानी यूज करने वाली क्रॉप उगा रहे हैं। यहाँ पे अगर किसानों को एनकरेज किया जाए कि आप यहाँ पे वीट और राइस उगाने के बजाय कोर्स सीरियल उगाओ, कोर्स सीरियल उगाओ, कोर्स सीरियल जैसे कि आपका बाजरा उगाओ। बाजरा जो है कम पानी के अंदर भी उगता है, ठीक है, कम पानी के अंदर उगेगा, और ये ज्यादा न्यूट्रिशन भी देता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम आगे देखेंगे कि एक मिलेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है आज की डेट में। सरकार एनकरेज कर रही है कि तुम ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स को उगाओ। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये पानी वाली चीज क्या है। ऑलवेज ओपन प्रोक्योरमेंट इन केस ऑफ राइस। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ओपन प्रोक्योरमेंट। नो सर, अब क्लियर, यही कंफ्यूजन था। ओके सर, क्लोज एंडेड क्रॉप्स की एमएसपी क्वांटिटी मेंशन करती है क्या गवर्नमेंट, सो दैट उनको पता हो कि कितना शो करना है? नहीं, क्वांटिटी भी कुछ मेंशन नहीं है और कुछ भी मेंशन नहीं है, पर ज्यादातर ये है कि वो उसका लगभग जीरो प्रोक्योरमेंट हो रहा है। ज्यादातर जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो सिर्फ वीट और राइस का हो रहा है, बिकॉज देयर पेनिट्रेशन इज वेरी लो इन रूरल एरियाज। एपीएमसी में नहीं बेचते तो वो बहुत ही छोटे फार्मर्स होंगे जो कि आसपास की लोकल मंडी में बेच देते होंगे, लेकिन जो भी बड़े फार्मर्स हैं वो एपीएमसी में ही जाके बेचने की कोशिश करते हैं। और ये जो एपीएमसी वाला कॉन्सेप्ट है ये नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ है। जैसे जैसे आप साउथ इंडिया की तरफ जाते जाएंगे एपीएमसी की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाती है। 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स है, बिल्कुल सरस्वती। ठीक है, तो अब आप क्या ये लिंक कर पा रहे हो कि ये ईयर ऑफ मिलेट्स क्यों कर रहे हैं हम, क्यों एमएसपी को लेके इतनी दिक्कत हो रही है, क्यों हम उन्हें कह रहे हैं कि तुम वीट और राइस से दूर हटो? ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, अभी और भी हो जाएगा, और भी बात करते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एमएसपी के मॉडल की बात कर लेते हैं। एमएसपी आखिर है क्या? एमएसपी एक फ्लोर प्राइस है। एमएसपी एक फ्लोर प्राइस है। अभी हम बाद में हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में आपको क्या देखना है कि इनिशियली हम दो प्राइस, जो भारत की सरकार है वो दो प्राइस बताती थी। एक प्राइस होता था आपका एमएसपी, ठीक है, एक प्राइस होता था आपका एमएसपी। एमएसपी फ्लोर प्राइस होता था। भारत की सरकार कहती थी कि तुम जो चीज उगा रहे हो, अगर तुम उस चीज को भारत की सरकार को बेचोगे तो हम इससे कम दाम नहीं देंगे, इससे कम दाम तो तुम्हें हम किसी भी हालत में नहीं देंगे। तो एक तो वो फ्लोर प्राइस बताती थी जिसका नाम होता था एमएसपी। दूसरा जो वो प्राइस बताती थी भारत की सरकार, वो प्राइस होता था कि हम एक्चुअली में कितने दाम पर प्रोक्योर कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता था प्रोक्योरमेंट प्राइस, उसको कहते थे प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो एमएसपी क्या है? एमएसपी एक तरह की एश्योरेंस होती थी भारत की सरकार के द्वारा कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इससे कम दाम नहीं मिलेगा, तुम्हें इससे कम दाम तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस होता था जिसपे हम खरीफ या फिर रबी क्रॉप को, खरीफ या फिर रबी क्रॉप को हम प्रोक्योर करते थे। ठीक है, लेकिन इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया और अब प्रोक्योरमेंट प्राइस अनाउंस नहीं किया जाता, अब सिर्फ एमएसपी को अनाउंस किया जाता है। एमएसपी एक तरह की एश्योरेंस है जो किसान को ये बोल देती है कि तेरे दाम कितने भी कम हो जाए मार्केट में, हम तेरे को एक मिनिमम पैसा जरूर प्रोवाइड करेंगे तेरी खेती बाड़ी का, तेरी इन क्रॉप्स का। ठीक है, तो ये एमएसपी होता है। तो एमएसपी को मैं कह सकता हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है जो कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती है। किससे? फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती है स्टीप फॉल इन प्राइसेस से। जब भी उसको मार्केट में बहुत ही कम दाम मिलेगा तब वो क्या करेगी, वो एमएसपी पे सरकार को जाके बेच देगी जो फार्मर है। ठीक है, तो एमएसपी एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की एश्योरेंस है फार्मर के प्रति कि स्टीप फॉल जब भी होगा तो तू हमारे पास आ, हमें बेच और तुझे कुछ ना कुछ पैसे हम देंगे। साथ ही साथ एमएसपी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, एमएसपी पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट वीट और राइस को प्रोक्योर कर रही है, ये वीट और राइस जो है वो हमारी देश की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वहां पे हमें खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खाने की जरूरत है, वो खाना यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, जो आप पीडीएस वगैरह जानते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। तो एमएसपी दो काम कर रही है, एक तरफ ये किसानों को ये श्योरिटी दे रही है कि तुम्हें मिनिमम पैसा मिलता रहेगा, दूसरी तरफ इंडिया के लोगों को ये श्योरिटी दे रही है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट जो है, कुछ ना कुछ अमाउंट फूड की एक अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल रहेगी, अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, दूसरा जो सवाल पूछा जा सकता है, थोड़ा नीचे लिखें। ओके
हेक्टेयर की लिमिट, सर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग लिमिट होती है व्हीट एंड राइस की, हेक्टेयर के अकॉर्डिंग लिमिट होती है। ओके, ये मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा, तो ये चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक, बफर स्टॉक सरस्वती, बिल्कुल ये बफर स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो एमएसपी में जो और सवाल आ सकते हैं वो सवाल क्या है? पहला, एमएसपी कैसे डिटरमाइन होता है? तो देखिए आज की डेट में हमने एक चीज क्लियर कर दी है। वो एक चीज हमने क्या क्लियर किया? हमने ये कह दिया है कि एमएसपी की वैल्यू फिक्स कर दी है हमने 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के 1.5 टाइम्स पर हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स कर दिया है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? एक किसान को अपनी फसल उगाने में कितना पैसा लगाना पड़ रहा है। मान लीजिए मैंने अपना जो भी फसल उगाई है उसको उगाने के लिए मैंने 100 रुपए अपनी जेब से लगाए हैं, तो मेरे को एमएसपी कितना मिलेगा? मेरे को कम से कम 150 रुपए एमएसपी मिलेगा, यानी कि 1.5 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, तो पहले इस एमएसपी को बताने का काम कौन करता था? पहले इस एमएसपी को रिकमेंड करने का काम करता था सीएसीपी। सीएसीपी की फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो रिकमेंड करती थी कि एमएसपी क्या होना चाहिए। वो रिकमेंड करती थी कि एमएसपी क्या होगा। उसके बाद जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस कर देती थी कि ये एमएसपी क्या होगा। ठीक है, ये जो एमएसपी अनाउंस किया जाता था, ये किया जाता था जब भी कोई क्रॉप सो की जा रही है, उस क्रॉप के सोइंग सीजन से पहले, उस क्रॉप के सोइंग सीजन से ठीक पहले हम अनाउंस कर देते थे कि हम इस क्रॉप के लिए कितना एमएसपी देंगे। ठीक है, तो सीएसीपी रिकमेंड करती थी एमएसपी कितना होगा। अब क्या कर दिया है? अब हमने एमएसपी को फिक्स कर दिया है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 गुना होगा। तो सीएसीपी की अब जिम्मेदारी क्या बन गई है? सीएसीपी की जिम्मेदारी है कि सीएसीपी ये कैलकुलेट करेगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। सीएसीपी अब देखेगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसका 1.5 टाइम्स, उसका 1.5 टाइम्स जो है वो भारत की जो सरकार है वो अनाउंस कर देगी कि ये आज से एमएसपी है। और इस सोइंग सीजन के बाद जब ये क्रॉप उग जाएगी तो इस क्रॉप को हम इतना पैसा देने वाले हैं। ठीक है, तो ये सीएसीपी का काम आज की डेट में हो गया। तो अगर सिंगल लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीएसीपी रिकमेंड करती है एमएसपी कितना होगा। ठीक है, सीएसीपी रिकमेंड करती है एमएसपी कितना होगा। और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है वो अनाउंस करती है कि एमएसपी क्या होगा। ठीक है, तो ये सीएसीपी का हो गया। अब हमें देखना है कि एमएसपी से जुड़े हुए क्या क्या दिक्कतें हैं। तो इन दिक्कतों को मैं सीधा डायग्राम पे दिखाता हूं आपको, टाइम बचेगा। ये देखिए एमएसपी के साथ क्या क्या इशू हो रहे हैं। पहला तो मैंने आपसे कहा कि जो एमएसपी है, एमएसपी में भी ओपन प्रोक्योरमेंट हो रखी है व्हीट और राइस के लिए। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ व्हीट, राइस एंड शुगर केन को थोड़ा अलग से देखेंगे हम। ठीक है, पर अभी के लिए आप व्हीट, राइस एंड शुगर केन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो एमएसपी के लिए हम क्या देखेंगे कि जो एमएसपी है, एमएसपी की वजह से ज्यादातर किसान व्हीट, राइस और शुगर केन को उगाने की कोशिश कर रहा है। व्हीट, राइस और शुगर केन तीनों की तीनों बहुत ही ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ही ज्यादा वाटर इंटेंसिव है। इसमें भी जो शुगर केन है वो सबसे ज्यादा वाटर इंटेंसिव होती है, बहुत ज्यादा पानी पीती है, बहुत ज्यादा पानी की यहाँ पे वेस्टेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब ये बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एमएसपी की वजह से ज्यादातर फार्मर डब्ल्यूआरएस को उगा रहे हैं, व्हीट, राइस और शुगर केन को उगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर का रिसोर्स जो है वो डिप्लीट कर रहा है। ठीक है, दूसरी दिक्कत, व्हीट और राइस की ओपन प्रोक्योरमेंट की वजह से ज्यादातर जो किसान है वो व्हीट, राइस और शुगर केन को उगाने की कोशिश करता है। वो ये नहीं देखता कि उसके रीजन में क्लाइमेट कंडीशन किस क्रॉप को सूट कर रही है। हो सकता है कि उसके रीजन में अगर वो मिलेट को उगाएगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो ये सब नहीं देखता। वो क्या देखता है कि भैया ओपन प्रोक्योरमेंट व्हीट, राइस और शुगर केन की है, मैं तो व्हीट, राइस और शुगर केन ही उगाऊंगा। तो क्या होता जा रहा है कि व्हीट, राइस और शुगर केन के ऊपर फोकस इंक्रीज होता जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा कि एग्रो क्लाइमेटिक सुटेबिलिटी किस चीज की है। ठीक है, ये 23 नहीं, ये 24 नहीं, ये 23 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस की जाती है। हाउ टू डिटरमाइन सीओपी, अभी सीओपी पे आएंगे, एमएस स्वामीनाथन की कमिटी देखेंगे, उस पर डिटरमाइन करेंगे हम। ठीक है, तो 23 क्रॉप के लिए हम क्या करते हैं? हम 23 क्रॉप के लिए एमएसपी अनाउंस करते हैं जिसमें भी ओपन प्रोक्योरमेंट सिर्फ डब्ल्यूआरएस का है।
ठीक है, अभी तक मैंने WR की बात की है, शुगर केन की अभी बात करते हैं। ठीक है, तो WRS का ओपन प्रोक्योरमेंट है एक तरह से। ठीक है, WR का जो ओपन प्रोक्योरमेंट है वो डायरेक्टली सरकार करती है, और शुगर केन का जो प्रोक्योरमेंट है वो शुगर मिल्स करती है, शुगर मिल्स। ठीक, अभी इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो ये तीनों की तीनों वाटर इंटेंसिव हैं, जिसमें शुगर केन बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव होता है, जिसकी वजह से हमारे वाटर रिसोर्स डिप्लीट कर रहे हैं। दूसरा जो दिक्कत हो रही है कि जो किसान है वो अपने एरिया की एग्रो क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी को नहीं देखता है, वो आंख बंद करके WRS उगा रहा है, वीट उगाएगा, राइस उगाएगा या शुगर केन उगाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हर एक फार्मर जो है वो वीट, राइस और शुगर केन उगाने के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो उसकी वजह से जो अदर क्रॉप्स हैं, अदर क्रॉप्स का निग्लेक्ट हो रहा है, अदर क्रॉप्स का निग्लेक्ट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया के अंदर जो क्रॉपिंग है वो इम्बैलेंस्ड हो चुकी है। सिर्फ 2 क्रॉप बहुत ज्यादा उगाई जा रही है, या फिर 3 क्रॉप बहुत ज्यादा उगाई जा रही है, बाकी क्रॉप्स निग्लेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि पल्स हो गए, ऑयल सीड हो गई, कोर्स ग्रेन हो गए, ये सब के सब सफर कर रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से? वीट, राइस और शुगर केन की वजह से। रीजनल इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है। रीजनल इम्बैलेंस हमें क्यों देखने को मिल रहा है? MSP की वजह से। जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये वाले रीजन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये वाले वो रीजन है जहां पे हरित क्रांति सबसे पहले लाई गई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था। इस रीजन के अंदर हमने हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें हमने इंपॉर्टेंस दी थी वीट की और राइस को। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटीज के अंदर। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इन रीजन के अंदर वीट और राइस बहुत ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, यही रीजन वो है जहां पे हरित क्रांति आई थी। तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो हो चुके हैं रिच, रिच हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनके पास अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। अवेयरनेस की वजह से क्या होता है कि MSP का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं वो ये वाले फार्मर्स, इन रीजन के फार्मर्स उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इन रीजन के फार्मर्स तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं, बाकी रीजन के फार्मर्स जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो MSP भी एक कॉज बन चुका है रीजनल इम्बैलेंस का एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक, MSP एक पॉलिटिकल फैक्टर भी बन चुका है। अगर आज की डेट में मोदी जी अनाउंस कर दें, मोदी जी अनाउंस कर दें, क्या अनाउंस कर रहे हैं कि मैं MSP 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं रखूंगा, मैं MSP को 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रखूंगा, सारे के सारे फार्मर जो हैं वो सब भूल जाएंगे कि हमने कितना प्रोटेस्ट किया और जाके मोदी जी को वोट दे देंगे। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल इशू है। तो यहां पे क्या हुआ, पहले मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 100, अब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 100, पहले MSP था 150 रुपए, अब MSP कर दिया 200 रुपए। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने, देखिए इस सिग्नल को समझने की कोशिश कीजिएगा आप जरा। ठीक है, सिग्नल क्या है? सिग्नल ये है कि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अनाउंस कर देती है कि मैं वीट के 200 रुपए देने को तैयार हूं। ठीक है, किसान मार्केट में जाता है, किसान मार्केट में जाता है, मार्केट के अंदर उसकी बोली लगती है गेहूं की, और उसकी बोली में वो जो वीट है वो 190 का बिक रहा है। तो किसान क्या कहेगा कि भैया गवर्नमेंट ने 200 रुपए फिक्स कर रखे हैं, तू 190 रुपए दे रहा है, मैं अपना नुकसान क्यों कराऊं? या तो तू मैच कर दे, जो मेरे को सरकार दे रही है, तू मुझे 10 रुपए और दे दे, 200 रुपए कर दे, तो मैं तेरे को सारा का सारा गेहूं यहीं पे बेच दूंगा, तू इसको आगे बेचता रही हो। ठीक है, अगर तू मैच नहीं कर रहा तो मैं सरकार के पास जा रहा हूं। तो क्या होता है, इससे यहाँ पे जो लोग बोली लगा रहे थे इसके गेहूं की, उसके ऊपर भी ये दबाव रहता है कि वो ज्यादा प्राइस दे फार्मर को। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी सिग्नल दे चुकी है कि हम कितना दे देंगे। तो जब गवर्नमेंट का सिग्नल है, उसी के हिसाब से जो वीट का प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर अगर जो गवर्नमेंट है वो MSP को इंक्रीज करेगी, तो मार्केट के अंदर जो वीट का प्राइस है वो वीट का प्राइस भी इंक्रीज करेगा। तो मार्केट में जब वीट का प्राइस इंक्रीज करेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपको और मेरे को जो वीट है वो ज्यादा दामों पे मिलेगा? तो मेरे को इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ेगी। ठीक, दूसरी दिक्कत क्या होती है, MSP की वजह से एक तो ओपन प्रोक्योरमेंट है, उसकी वजह से जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो वीट, राइस की प्रोक्योरमेंट करे। ठीक है, तो जो FCI है, FCI अपने पास बफर स्टॉक मेंटेन करके रखता है। अगर ओपन प्रोक्योरमेंट है तो FCI के पास ढेर सारा गेहूं आके जमा होता जा रहा है, ढेर ढेर सारा जी गेहूं जो है वो जमा होता जा रहा है। ये गेहूं मार्केट के अंदर होना चाहिए था, आप और मेरे पास होना चाहिए था, ताकि हम इसको खा सके, लेकिन ये सारा का सारा गेहूं FCI के गोदाम के अंदर पड़ा है, FCI के गोडाउन के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर से क्या हो गया, गेहूं की जो सप्लाई है वो सप्लाई कम हो गई, गेहूं की सप्लाई मार्केट से कम हो गई। तो मार्केट वाले क्या करेंगे, जब भी किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो उसकी वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो है ये एक तरह की आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट हो चुकी है,
आर्टिफिशियल। असली में गेहूं की कोई कमी नहीं है, पर गेहूं क्यों कम हो चुका है? क्योंकि सारा का सारा गेहूं एफसीआई के गोदाम के अंदर भरा पड़ा है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल स्केर्सिटी या फिर शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है, जिससे प्राइस जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। यहां तक क्लियर है सबको? सर, बट इफ एमएसपी इज अनाउंस्ड बिफोर सोइंग देयर माइट बी प्रॉब्लम ऑफ सरस्वती, दैट्स द एग्जैक्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ कि ओवर प्रोडक्शन हो रही है। हर एक किसान जो है वो वीट और राइस को उगाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे वीट और राइस की तो बम्पर प्रोडक्शन हो रही है, बम्पर प्रोडक्शन। ठीक, वीट, राइस और शुगर केन की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो उसके दाम कम हो जाते हैं, उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो उसका प्राइस अगर कम होगा तो ये क्या करेंगे? ये कहेंगे सरकार से कि भैया हमें मार्केट में तो बहुत ही कम प्राइस मिल रहा है, हमारी सारी चीजों को तुम एमएसपी पे खरीद लो। तो सरकार को ज्यादा प्रोक्योरमेंट भी करनी पड़ रही है इसी वजह से। तो ये सारी की सारी दिक्कतें एमएसपी की वजह से हैं। तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऑल्सो देर आर हाई केसेस ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज। बिल्कुल इसी वजह से हम मिलेट्स को वो दे रहे हैं। इको आ रही है तो एक बार ऐप को बंद करके दोबारा से चालू करो आकाश, इको खत्म हो जाएगी। इन्फ्लेशन वाला पॉइंट ही नहीं था कभी, पॉइंट तो सोचा ही नहीं था कभी। ओके, हाँ, तो ये इन्फ्लेशन का भी कारण बनता है एमएसपी का। मार्केट बॉट राइस व्हीट फ्रॉम एफसीआई एट लोअर प्राइसेस देन एमएसपी। हाँ, तो मार्केट में वो खरीद सकते हैं। अगर किसान बेचने को तैयार है तो वो किसी भी दाम पे बेचे। सीओपी का मेथड अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, सीओपी के मेथड पे आएंगे सुमित। ठीक है, इसके अलावा बताइए कोई और दिक्कत सीओपी के मेथड के अलावा, क्योंकि सीओपी अभी डिस्कस करना है। जल्दी वाया एंड जल्दी लिख दीजिए। ठीक, चलो अगला पॉइंट क्या है? अब देखिए, जो सरस्वती ने कहा कि ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी वीट, राइस और शुगर केन की, तो ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो मार्केट में उसका दाम कम हो जाएगा। मार्केट में दाम कम है तो हो सकता है किसान जो है वो मार्केट में बेचने की बजाय सारा का सारा सरकार को एमएसपी पर बेच दे। अगर सारा का सारा सरकार एमएसपी पर बेच रहा है तो सरकार का जो बिल है, सरकार का बिल इंक्रीज हो जाएगा। तो सरकार का जो सब्सिडी बिल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सरकार की स्टोरेज के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, सरकार का हैंडलिंग के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, वो सब का सब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एमएसपी के साथ एक दिक्कत यह है कि एमएसपी की अवेयरनेस नहीं है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, यहाँ के किसानों को फिर भी थोड़ी बहुत समझ है और वो जाते हैं और एमएसपी पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जाके अपना सामान बेच के आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा के जो रीजन है वहां पे किसान को पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होती है, तो वो बेच के ही नहीं आता। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। और पैडी और वीट के केस में भी सिर्फ 50% फार्मर्स ऐसे हैं जिनको एमएसपी की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये एमएसपी के इश्यूज हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं। यहीं से जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इस साल का अगर किसी ने पेपर दिया है तो खुद बता दीजिए कि इस कहानी से ही कितने क्वेश्चन आपके मार्क हो सकते थे, अगर किसी ने पेपर दिया तो जल्दी बताइए। अभी तक हमने कोई भी फैक्ट नहीं देखा है, क्योंकि यूपीएससी भी फैक्ट वही पूछ रहा है जो फैक्ट आपको मेंस के लिए पढ़ना होता है, जहां पे आपका एनालिसिस इन्वॉल्व होता है। तो इस साल का एक क्वेश्चन तो सीधा ये आया था, उसने कुछ क्रॉप का नाम दिया था, कुछ क्रॉप्स का नाम दिया था, जिसमें एक उसने मिलेट दे दी थी शायद, जहां तक मुझे याद है, एक उसने वीट दे दिया था, एक शुगर केन दे दिया था, और एक और कोई क्रॉप दी थी। और ये पूछा था कि इनमें से सबसे ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप कौन सी है। तो मिलेट को तो आप वैसे भी ऐसी जगह पे उगाते हो जहां पे पानी की कमी होती है। ठीक है, तो मिलेट तो हो ही नहीं सकता वाटर इंटेंसिव। वीट वाटर इंटेंसिव है, लेकिन वीट से कई गुना ज्यादा शुगर केन वाटर इंटेंसिव है। ये आपका एक सिंपल सा आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा था। ये वाला मेरे को ऑप्शन याद नहीं आ रहा कि ऑप्शन क्या था, पर मेरे ख्याल से वो भी आंसर नहीं था। ठीक है, तो इसी कहानी से आपके जो अभी तक मैंने देखा आपके दो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। हाँ, लीस्ट वाटर एफिशिएंट पूछा था, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, और एक और क्वेश्चन था वो मैं आपको कल देख के बताऊंगा। दो क्वेश्चन है जो यहाँ से आपके आंसर होते हैं। ठीक। अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एमएसपी गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करता है सभी क्रॉप्स के ऊपर। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे देख लीजिए आप।
ये क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि वो कह रहा है कि जो एमएसपी एमएसपी जो डिक्लेयर की जाती है वो हर एक सीरियल के लिए, हर एक पल्स के लिए, हर एक ऑयल सीड के लिए होती है। मैंने क्या कहा कि एमएसपी किसके लिए होती है? सिर्फ 22+1 के लिए होती है, सिर्फ 22 के लिए होती है। ठीक है, जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट को भी वो कह रहा है कि एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड होती है। प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड है क्या? प्रोक्योरमेंट सिर्फ डब्ल्यू आर के केस में ओपन एंडेड है, बाकी सब क्रॉप के केस में प्रोक्योरमेंट कैसी है? क्लोज एंडेड है। तो प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। ठीक है, इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस एमएसपी इज फिक्स्ड बाय एनी स्टेट। एमएसपी कौन फिक्स करता है? एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर रही है सीएसीपी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर। आपका ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर आपका नाइदर हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए अब। अच्छा ये दोनों अभी आप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन आपके मतलब का था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। एचसीएस में भी ग्राम वाला आया था इस साल। ओके, और कौन सा टैमरिंड वाला भी आया था क्वेश्चन, बट टैमरिंड इससे शायद जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक, पर यहाँ तक की कहानी आई हो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह के वो क्वेश्चन पूछना चाह रही है आपसे कि आप पढ़ के आए हो या फिर रट के आए हो। आगे चल रहे हैं अब हम बात करेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकल के आती है। देखिए, 2018-19 का जो बजट था उसके अंदर भारत की सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब से जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा वो उस क्रॉप की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 टाइम्स होगा। उस क्रॉप की प्रोडक्शन का 1.5 टाइम्स होगा। अब मैं क्या कहता हूं कि जो क्रॉप की प्रोडक्शन है, मैं कोई भी फसल उगा रहा हूं, तो मेरी सबसे पहले जो मेरी जेब से पैसा जाएगा वो पैसा किसके ऊपर जाएगा? मेरा जेब से पैसा जाएगा उसके बीज खरीदने पे, उसका फर्टिलाइजर खरीदने पे, पेस्टिसाइड खरीदने पे। इन सब चीज के ऊपर मेरी जेब से डायरेक्टली पैसा जा रहा है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि मैं इनकर कर रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज तो ये जाएगी। दूसरी चीज क्या जा सकती है? दूसरी चीज हो सकता है कि मेरा जो बेटा है, मेरा बेटा भी मेरे साथ उस खेत पे काम कर रहा है, मेरा बेटा उस खेत पे मेरे साथ काम कर रहा है, और मैं हूं महाकंजूस, मैं अपने बेटे को कोई भी सैलरी नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये जो मेरा बेटा है ये मेरे खेत पे काम कर रहा है जिसके लिए उसको कुछ भी पैसा मिल नहीं रहा है। अगर ये बेटा कहीं और किसी और इंडस्ट्री में किसी और जगह पे काम कर रहा होता तो वहां से वो 100 रुपए लेके आ रहा होता, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो मेरे घर में कितने रुपए आ रहे होते? मेरे घर में मेरे बेटे के 100 रुपए आ रहे होते और मेरी फसल से 20 रुपए आ रहे होते, तो मेरे घर में 120 रुपए आते। लेकिन अब क्या हो रहा है? मेरा बेटा मेरी मेरी ही खेत पे काम कर रहा है, तो क्या वो ये 100 रुपए कमा सकता है? वो ये 100 रुपए नहीं कमा सकता। तो वो इन 100 रुपयों को, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपने 100 रुपयों को फोरगो कर रहा है, भूल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो भी मेरी फैमिली लेबर है, जो भी मेरी फैमिली लेबर है जो कि अनपेड काम कर रही है, जो कि अनपेड काम कर रही है, उसका जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है वो वाली एक कॉस्ट हो सकती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक, तीसरी जो कॉस्ट जा रही है, तीसरी कॉस्ट क्या है? ये मेरी जमीन है, ये मेरी खुद की जमीन है, मैंने कभी खरीदी होगी। इस जमीन के ऊपर मेरा कोई एसेट भी पड़ा हुआ है, मेरा खुद का खरीदा हुआ एसेट है। ठीक है, कोई मशीन है। ठीक है, तो ये जमीन और ये मशीन मैंने खरीद रखी है, तो कहने को जब मैं इसके ऊपर क्रॉप उगाता हूं तो मैं अपनी जमीन का भी तो इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैं इसके ऊपर क्रॉप नहीं उगा रहा होता तो मैं इस जमीन को किसी को रेंट पर दे देता, और उस रेंट से मेरे पास कुछ पैसा आ रहा होता, मान लेते हैं वो 20 रुपए आ रहे होते मेरे पास। लेकिन अब मैं उसको रेंट पे नहीं दे रहा हूं, मेरे को अपने रेंट को फोरगो करना पड़ रहा है, उसको छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं जो ये क्रॉप उगा रहा हूं, इस क्रॉप पे मेरी जेब से तो पैसा जा ही रहा है, मेरे को सीड फर्टिलाइजर तो खरीदना ही खरीदना है, लेकिन जो मेरी जमीन है वो जमीन भी तो कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू उस जमीन में अटकी पड़ी है। जो मैं मशीन यूज कर रहा हूँ, इस मशीन को मैं कहीं रेंट पे दे सकता था और वहां से कमाई कर सकता था, लेकिन मेरी मशीन जो है वो मेरे खेत पे ही यूज हो रही है, इस मशीन से मेरी कोई अलग से कमाई नहीं हो रही। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी लैंड का जो रेंट है, मैं जो अपनी लैंड पे इंटरेस्ट कमा सकता था, ये दोनों चीजों को मैं क्या कर रहा हूं? मैं फोरगो कर रहा हूं, मैं इनका बलिदान कर रहा हूं। ठीक है,
इसके अलावा मेरा कोई फिक्स्ड एसेट हो, मेरा कोई कैपिटल एसेट हो, जैसे कि मशीन, मेरा अगर कोई कैपिटल एसेट है, मैं उसको भी अपनी खेती बाड़ी में यूज कर रहा हूं, तो ये जो कैपिटल एसेट की कीमत है ये भी जुड़नी चाहिए। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको फोरगो कर रहा हूं। तो जब भी मैं क्रॉप उगाता हूं तो मेरे को तीन तरह की कॉस्ट देखने को मिलती है। पहली कॉस्ट तो वो जो मैं अपनी नंगी आंखों से देख सकता हूं, जो मेरी जेब से आज पैसा जा रहा है, बीज खरीद रहा हूं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। दूसरा वो कि मेरा बेटा जो कि कहीं और काम नहीं कर पा रहा, वो मेरे खेत पे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस इंसान को भले ही मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसकी मैं लेबर तो ले रहा हूं, तो उसकी लेबर कॉस्ट भी मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। तीसरी चीज, मैं जो अपनी खुद की जमीन और अपने एसेट यूज कर रहा हूं, मैं इनकी भी कॉस्ट जोड़ना चाहूंगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीन तरीकों से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि क्या यहां तक समझ में आया या नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर यहां तक समझ में आया या नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल मोनिका, इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमी में, तब याद दिलाऊंगा मैं इस चीज को। जल्दी से वाई या एन लिख दीजिए। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, तीन तरह से मेरे को कॉस्ट दिख रही है। तो अगर मुझे किसी क्रॉप की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, तो पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसानों को ज्यादा पैसे दूं, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि मैं सिर्फ इन चीजों की कॉस्ट को कंसीडर करूंगा, और इनके बेसिस पर जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मान लूंगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मैं थोड़ा सा दयावान हो गया, और मैंने ये कहा है कि मैं इसको तो मानूंगा ही मानूंगा, इसके साथ साथ मैं तेरी फैमिली लेबर को भी मान लेता हूं। मैं इन दोनों कॉस्ट को जोड़ूंगा और फिर बताऊंगा कि तेरी इस क्रॉप को उगाने में तेरा कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, तीसरा आदमी और भी ज्यादा उदार आदमी था, बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, और फिर जो पैसे निकल के आएंगे उसको मैं तेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान के चलूंगा। तो ये तीन तरीके से मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख सकता हूं। पहला तरीका जिसमें मैं सिर्फ इन सब चीजों को देख रहा हूं, उसको कहा जाता है A2 तरीका। A2 ये नाम है बस, ठीक है, A2 मेथड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का। A2 मेथड के अंदर आप सिर्फ इन सब के पैसे जोड़ देंगे और कहेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, दूसरा तरीका आता है ये वाला तरीका, जिसके अंदर मैं इसको भी जोड़ूंगा, इसको भी जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ के जो कॉस्ट आएगी उसको मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहूंगा, और इस तरीके को कहा जाता है A2 प्लस FL। FL से मतलब है फैमिली लेबर, A2 प्लस FL। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है जिसके अंदर मैं इसको भी जोड़ूंगा, इसको भी जोड़ूंगा, इसको भी जोड़ूंगा, और इस तरीके को कहा जाता है C2 मेथड। ठीक है, तो एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था MS स्वामीनाथन कमेटी। MS स्वामीनाथन कमेटी ने क्या कहा था, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि जो किसानों की MSP है, वो MSP 1.5 टाइम्स होनी चाहिए उनकी लागत की, 1.5 टाइम्स होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। MS स्वामीनाथन ने फिर ये तीनों तरीके बताए थे। फिर MS स्वामीनाथन ने कहा था कि जो आप MSP डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखोगे, उसमें आप C2 को लेके चलेंगे, C2 को लेके चलेंगे। C2 में आपका A2 भी आता है, FL भी आता है, और ये भी आता है। तो MS स्वामीनाथन ने क्या कहा था कि MSP 1.5 टाइम्स होगी C2 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, लेकिन 2018-19 के बजट के अंदर जो हमारी भारत की सरकार है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि हम 1.5 टाइम्स MSP देंगे जरूर, लेकिन ये 1.5 टाइम्स C2 का नहीं होगा, ये 1.5 टाइम्स होगा किसका, A2 प्लस FL वाले तरीके का, A2 प्लस FL तरीके का। ठीक है, तो आज की डेट में A2 प्लस FL तरीके से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है उसका 1.5 गुना जो है MSP डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, कहने को CACP रिकमेंड करता है MSP को, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको अनाउंस करती है। क्लियर? फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता कि इसकी कोई फुल फॉर्म है भी या नहीं है, मेरे ख्याल से तो फुल फॉर्म नहीं है। A2 और C2 के नाम से ही जाना जाता है, और एग्जाम में भी आपको A2 और C2 ही लिखना है, और यही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, A2 प्लस CL और C2। बताइए यहां तक क्लियर है सबको? MS स्वामीनाथन नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में वो सीधा दे देंगे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ MS स्वामीनाथन। तब याद नहीं आता, तब आप ये सोचते रहेंगे कि आजादी में भी कुछ नहीं पढ़ा, पॉलिटिक्स में भी नहीं पढ़ा, ये आपके करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, MS स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन पूछा था, रिपीट करना है इसको। ठीक है,
आकाश एक काम करते हैं, मैं एक बारी जल्दी से रिपीट करता हूँ, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा रिपीट करने पे। आप एक बारी दोबारा से लेक्चर को देखना, क्या पता दूसरी बार देखने पे समझ में आ जाए, ठीक है। और नहीं भी समझ में आता तो आप कल बोलना, मैं फिर कल इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। एक बार जल्दी से बता देता हूँ पर मैं, देखिए, अगर मैं कोई क्रॉप उगा रहा हूँ, क्रॉप उगाने पे जो मेरा सबसे पहला जेब से खर्चा जाएगा वो जाएगा सीड खरीदने में, फर्टिलाइजर, ऐसी चीजें खरीदने में जो कि मेरी जेब से जा रही हैं, जो कि मेरे को डायरेक्टली दिखाई दे रही हैं। दूसरा मेरे ऊपर खर्चा क्या आ रहा है? दूसरा खर्चा ये है कि मैंने अपने परिवार को यहाँ पे काम पे रखा हुआ है। मैंने अपने परिवार को यहाँ पे काम पे रखा हुआ है, जिसको मैं कोई भी पगार नहीं दे रहा। अगर मेरा परिवार यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता तो मुझे कोई लेबर रखनी पड़ती और मैं लेबर को पगार देता। लेकिन अभी मैंने लेबर नहीं रखी है, पर अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, इन सब से काम करा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बीवी बच्चे बेकार ही बैठे हैं, उनकी भी कोई ना कोई वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीवी बच्चों की वैल्यू, ठीक है। बीवी, स्पेलिंग को मत देखना, बीवी बच्चों की वैल्यू। ये बीवी बच्चों की वैल्यू क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप फैमिली लेबर यूज कर रहे हैं, वो फैमिली लेबर की भी तो आपको कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। तीसरा क्या है? मेरे पास ये जमीन पड़ी थी जिसके ऊपर मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ। अगर मैं इस जमीन के ऊपर खेती बाड़ी नहीं कर रहा होता, अगर मैं इस जमीन के ऊपर खेती बाड़ी नहीं कर रहा होता, तो मैं इस जमीन को किराए पे दे सकता था, ठीक है। मैं उससे कुछ कमाई कर सकता था। एक तो तरीका ये है देखने का। दूसरा तरीका क्या है कि मेरे पास मान लीजिए जमीन नहीं होती, अगर मेरे पास जमीन नहीं होती तो मैं कहीं ना कहीं ये खेत किसी से किराए पे लेके उसके ऊपर कर रहा होता, तो यानी कि मुझे कुछ ना कुछ पैसा वहां पे भी देना पड़ता खेत के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन अभी मेरे को वो पैसा क्यों नहीं देना पड़ रहा? अभी मेरे को वो पैसा इसलिए नहीं देना पड़ रहा क्योंकि खेत को मैं खुद ओन करता हूँ, वो मेरा खुद का खेत है। मेरा खुद का खेत जरूर है, लेकिन इस खेत की भी तो कुछ वैल्यू है, तो मैं इसको लिख देता हूँ खेत की वैल्यू। खेत की वैल्यू को मैं क्या कहूंगा? खेत की वैल्यू को मैं कहूंगा रेंट, क्योंकि जमीन के ऊपर रेंट मिलता है या फिर इंटरेस्ट मिलता है, रेंट फोरगॉन, ठीक है। रेंट जो मैं भूल गया, या और खेत के साथ साथ यहाँ पे अगर कोई मशीन है, मशीन को भी यूज कर रहा हूँ, मशीन का वियर टीयर होगा, मशीन की भी कोई ना कोई वैल्यू है, तो खेत और मशीन की वैल्यू, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके कैपिटल एसेट की, कैपिटल एसेट की जो यूसेज है उसकी वजह से वैल्यू। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मेरी जेब से डायरेक्टली पैसा जा रहा है, कुछ पैसा ऐसा है जो मेरी जेब से जा नहीं रहा, लेकिन उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मेरे फैमिली की, लेबर की, मेरे बीवी बच्चों की वैल्यू है, तो वो भी मैं जोड़ना चाहूंगा। तीसरा पैसा, मेरा खुद का खेत है, मैं उस खेत की वैल्यू जोड़ना चाहूंगा, मैं अपने मशीन की वैल्यू जोड़ना चाहूंगा। इन तीनों को जोड़ के मैं चाहूंगा कि मेरे क्रॉप की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आनी चाहिए। सरकार क्या कहती है कि तेरी बात हम नहीं मान रहे, हम तो तुझे सिर्फ इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस पर एमएसपी प्रोवाइड करेंगे। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ आकाश? ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए उतने से काम चला लीजिए, बाकी एक बार इसको रिपीट पे देखिएगा रिकॉर्डिंग को, और फिर कल दोबारा से पूछिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारा मैं ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये डीएफआई का मतलब है डबलिंग फार्मर्स इनकम, ठीक। तो जो समझाया ये सारी वही चीजें चल रही हैं। ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे के वो हैं रिकमेंडेशंस। ये एग्रीकल्चर की टेबल है जिसको आप याद करके चल सकते हैं कि सोइंग है, सोइंग में हमें सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इरिगेशन, इन सब चीजों को देखना होगा आगे जाके, ठीक है। कल की क्लास में वो हम देख लेंगे। लैंड से जुड़ी हुई दिक्कतें देखेंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई दिक्कतें देखेंगे। फिर जब प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन के बाद प्रोक्योरमेंट में क्या क्या दिक्कतें एमएसपी में हमने देखी, एपीएमसी में हम कल देख पाएंगे, आज तो मेरे को लग नहीं रहा हो पाएगा, ठीक है। फिर लॉजिस्टिक, ये वाले जो टॉपिक हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो इसको भी हम आराम से कर लेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें जिनको आप वे फॉरवर्ड में कभी भी यूज करके आ सकते हैं, जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं। तो वे फॉरवर्ड में या तो आप ये सब लिख दीजिए, या फिर इकोनॉमिक सर्वे 2021 की जो वो थी ना, डबलिंग फार्मर्स इनकम की रिकमेंडेशन, वो लिख के आ सकते हैं। एमएसपी की दिक्कतें हो गई, ठीक है। ये जो भी अभी तक मैंने आपको समझाया ये टाइप्ड फॉर्मेट में है, ठीक है। इसको आप रीड कर लेंगे, अगर दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। शुगर केन का अब हम देख लेते हैं। अभी तक हमने शुगर केन का नहीं देखा था, ठीक है। शुगर केन एक बहुत ही अनोखी क्रॉप है। अनोखी क्रॉप क्यों है? अनोखी क्रॉप इसलिए है क्योंकि जो शुगर केन है, किसान शुगर केन को उगा लेता है, फिर उसके बाद किसान इस शुगर केन को कहाँ पे बेचता है? किसान इस शुगर केन को किसी मंडी में जाके नहीं बेचता, वो इस शुगर केन को जाके बेचता है शुगर मिल्स को, शुगर मिल्स को।
शुगर केन से बनती है चीनी, शुगर केन से बनती है चीनी। तो ये जो किसान है जिसने शुगर केन उगाया है वो जाएगा शुगर मिल्स के पास और उसको अपना गन्ना बेच के आ जाएगा। और ये जो शुगर मिल्स है, शुगर मिल्स इस गन्ने वाले को कितना पैसा देंगे ये कौन डिटरमाइन करता है? ये सरकार डिटरमाइन करती है। कौन सी सरकार? केंद्र की सरकार, प्लस में स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पे रोल देखने को मिलेगा भी। ठीक है, तो जो शुगर केन का प्राइस है, शुगर केन का प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, और जो शुगर मिल के ओनर हैं उनको उसी प्राइस पे गन्ना खरीदना पड़ता है। तो देखिए शुगर मिल्स जो हैं अब वो कैसे फंसे हुए हैं। ये शुगर मिल वाला है, ये चीनी बनाता है, इसने गन्ना खरीद लिया किसान से, और गन्ना खरीद लिया किसान से, और किस दाम पे खरीदेगा? उस दाम पे खरीदेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, जिसको अभी के लिए मैं लिख रहा हूं, अभी के लिए मैं लिख रहा हूं FRP प्लस SAP। ठीक है, FRP सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है, SAP जो है वो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। ठीक, तो FRP प्लस SAP मैं इसको कह देता हूं 100 रुपए प्लस में 90 रुपए। तो ये जो मिल वाला है, ये जो शुगर मिल वाला है, ये किसान से जब गन्ना खरीदेगा तो उसको 190 रुपए देने का वादा कर देगा। शुगर मिल वाला कहेगा कि मैं अपनी मार्केट में जाके चीनी बेचूंगा, जब मेरे को चीनी मिल जाएगी मैं उस चीनी के हिस्से में से तेरे पैसे चुका दूंगा। ठीक, शुगर मिल को 190 रुपए फिक्स प्राइस देना पड़ेगा, लेकिन जब वो मार्केट में अपनी चीनी बेचने जाता है, जब वो मार्केट में अपनी चीनी बेचने जाता है तो मार्केट में चीनी का जो दाम है वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होता है। यानी कि चीनी की अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, चीनी क्या बन जाएगी? चीनी साइड एक्टर बन जाएगी। चीनी की अगर मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो गई, वो ऋतिक रोशन बन गई, तो उसका प्राइस जो है वो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। फार्मर को ये एश्योरेंस हमने दे दी, फार्मर को ये एश्योरेंस हमने दे दी कि तेरे गन्ने के फिक्स दाम, तेरे गन्ने के फिक्स दाम शुगर मिल वाला तुझे देगा ही देगा। ठीक है, तो जो फार्मर है, फार्मर क्या कहेगा? फार्मर कहेगा अरे वाह मेरी तो चांदी आ गई, मैं गन्ना उगाऊंगा आज और इस गन्ने को शुगर मिल वाले को जाके बेच दूंगा। एक फार्मर ऐसा सोचेगा तो दूसरा भी सोचेगा, तीसरा भी सोचेगा, चौथा भी सोचेगा। तो हर कोई गन्ना उगा रहा है और अपने गन्ने को शुगर मिल के पास जाके बेचता जा रहा है, शुगर मिल के पास जाके बेचता जा रहा है। अब शुगर मिल के पास हो गया शुगर केन का सरप्लस, शुगर केन का सरप्लस हो गया, तो अब वो बैठ के वहां पे शुगर केन को चूसेगा नहीं, इस शुगर केन से क्या करेगा? शुगर बना देगा। तो जब शुगर केन ज्यादा था तो शुगर भी ज्यादा हो जाएगी। अगर शुगर ज्यादा है तो शुगर की सप्लाई भी ज्यादा होगी। अगर शुगर की सप्लाई ज्यादा है तो शुगर का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? शुगर केन, शुगर केन बहुत ज्यादा हुआ, उसकी वजह से शुगर का जो प्राइस है वो बहुत ही कम हो गया। शुगर केन जिसने खरीदा था, यानी कि शुगर मिल का जो ओनर था, उसको फिक्स प्राइस देना है इस किसान को 190 रुपए, लेकिन क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा शुगर केन आ गया, उसके पास इतनी ज्यादा शुगर हो गई कि उसको बहुत ही कम दाम मिल रहे हैं इस चीनी के मार्केट के अंदर, उसको मिल रहे हैं सिर्फ 90 रुपए। तो शुगर केन, ये जो शुगर मिल का ओनर है, वो किसानों के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाएगा और कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब यहाँ पे आपका किसानों का जो डिस्ट्रेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, किसान का गन्ना बिक भी गया और किसान को पैसा मिला भी नहीं। तो ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत हो रही है FRP और SAP की वजह से। यहां तक समझ में आया तो बताइए। किरण, तुम्हारा अब मैसेज दिखा है मुझे। हाँ, इससे पेट्रोल भी रिलेटेड है, पेट्रोल पे भी आ रहे हैं, पूरे बायो फ्यूल पे भी आएंगे हम। AO में WTO ने डी मिनिमल लेवल ऑफ 10% पर जगह है इसका इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के लिए। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उसको यहाँ पे नहीं घुसाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ पहले ये समझ लो, जो ये WTO वाला कॉन्सेप्ट तुम बात कर रहे हो ना, डी मिनिमस लेवल हो गया, एम्बर सब्सिडी हो गई, ब्लू बॉक्स सब्सिडी हो गई, वो सब देखेंगे आराम से। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? ये बताओ किरण, अब जाके मेरे को तुम्हारे मैसेज दिखे हैं, वो भी 1 या 2 मैसेज आया, उससे पहले तो मेरे को लग रहा था कि आज क्लास ही अटेंड नहीं की। जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आ गया कि शुगर केन के साथ क्या दिक्कत आ रही है? तो आप हमेशा देखेंगे जुलाई अगस्त के आसपास न्यूज़पेपर के अंदर जो फार्मर्स हैं वो सरकार से ये गुहार लगा रहे होते हैं कि शुगर मिल वालों से हमारा पैसा दिलवा दो। तो सरकार भी एक अजीब सा तरीका ढूंढती है, और वो अजीब सा तरीका क्या है? सरकार कहती है कि हम शुगर मिल वालों को पैसा देंगे और फिर शुगर मिल वाले जो हैं वो फार्मर को पैसा दे देंगे। सरकार भी डायरेक्टली फार्मर को पैसा नहीं देती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये दिक्कतें हो रही हैं। तो एक बार इसको नोट्स में से देख लेते हैं।
एफआरपी कौन डिटरमाइन कर रहा है? एफआरपी सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है सीएसीपी की रिकमेंडेशन के ऊपर। सीएसीपी की रिकमेंडेशन पर एफआरपी अनाउंस किया जाता है। शुगर केन के प्राइस में आपको एक एक्ट याद रखना है, और वो एक्ट क्या है? एक्ट है आपका असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर एक ऑर्डर पास किया गया था 1955। इसके अंदर एक ऑर्डर पास किया गया था जिस ऑर्डर का नाम था शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। ठीक है, शुगर केन ऑर्डर 1966। शुगर केन ऑर्डर 1966 क्या कहता था कि जो भी गन्ना उगा रहा है वो शुगर मिल को अपना गन्ना बेच देगा, और ये जो मिल ओनर्स हैं, मिल ओनर्स को जब प्रॉफिट होगा तो वो अपने प्रॉफिट का 50% हिस्सा जो है वो शुगर केन वालों को दे देंगे। 50% हिस्सा वो अपने पास रखता रहेगा। ठीक है, और एक मिनिमम प्राइस डिटरमाइन हो जाता था कि उतने प्राइस तक वो अपने प्रॉफिट को शेयर करता रहेगा। ठीक है, ये 66 के अंदर हुआ था, लेकिन इसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो 2009 के अंदर इस ऑर्डर को अमेंड किया गया था। इस ऑर्डर को अमेंड किया था, और हमने ये जो प्रॉफिट शेयरिंग वाली चीज थी, इस प्रॉफिट शेयरिंग वाली चीज को पूरी तरह अबेंडन कर दिया, और क्या कहा कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस डिटरमाइन करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस डिटरमाइन करेगी। शुगर मिल्स जो हैं, शुगर मिल्स शुगर केन फार्मर से गन्ना खरीद लेंगे और एफआरपी उनको देने की प्रॉमिस कर देंगे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफआरपी का, अब देखिए पॉलिटिक्स कहां पे स्टार्ट होती है। पॉलिटिक्स ये स्टार्ट होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी की सारी वाहवाही लूट रहा है शुगर केन ओनर्स की, शुगर केन फार्मर्स की। तो स्टेट ने क्या कहा कि मैं सेंटर को ये काम क्यों करने दूं? सेंटर क्या कहती है कि स्टेट ने एफआरपी बोली थी ना 100 रुपए की, तो स्टेट क्या कह देती है? स्टेट कह देती है कि मैं 100 रुपए के ऊपर तुम्हें 90 रुपए और बोलती हूं कि तुम्हें 90 रुपए और देने पड़ेंगे किसान को। और ये जो स्टेट बोलती है, इसको स्टेट क्या नाम देती है? इसको स्टेट नाम देती है एसएपी। यहां पे देखिए कहीं पे आपको एसएपी दिखाई दे जाएगा। ये रहा, स्टेट एडवाइजरी प्राइसेस। ठीक है, तो अब जो शुगर केन मिल्स हैं वो जब गन्ना फार्मर से गन्ना खरीद लेते हैं तो मिल्स ओनर को एक तो एफआरपी देना होता है। एफआरपी के बाद हर एक स्टेट ने अपना अलग से एसएपी लगा रखा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें उसको देनी होती हैं, लेकिन जो शुगर का प्राइस है वो मार्केट डिटरमाइंड होता है। ठीक, तो ये एक बार आप पैराग्राफ रीड कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सीएसीपी की रिकमेंडेशन पर होता है, ये आपको याद रखना है। एसएपी कौन करता है? एसएपी स्टेट करती है। एफआरपी कौन करता है? वो सेंटर करता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये वो क्रॉप्स हैं जो कि जिसके लिए हम एमएसपी को अनाउंस करते हैं। एमएसपी 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है। इसको आप कैसे याद करेंगे? 22 क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी है, प्लस में 1 जो कि शुगर केन है, शुगर केन के ऊपर हम एफआरपी प्लस एसएपी देते हैं। ठीक है, इनको आप सिर्फ रीड कर लेंगे। ठीक है, जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करना, पर रीड तो आपको हर हाल में करना है, क्योंकि एक साल यूपीएससी थोड़ी बौखला गई थी और उसने क्या किया था, इन ऑयल सीड्स के नाम देने चालू कर दिए थे, और ये पूछा था इनमें से किन किन के लिए एमएसपी अनाउंस की जाती है। तो जिसने पढ़ा हुआ था उसको नाइजर सीड याद रह जाता है, सोयाबीन याद रह जाता है, सेसमम सेफ्लॉर याद रह जाता है, तो थोड़ा सा उसमें मदद मिल जाएगी। तो ये आपको याद करने हैं सारे के सारे, याद मतलब 3-4 बार पढ़ लेना बस। ठीक, ये एफआरपी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना दिया जा रहा है एफआरपी, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आज अभी इतना ही करते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, एक टर्म होती है इन्वेस्टमेंट और एक टर्म होती है सब्सिडी। अब जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया है इन्वेस्टमेंट और सब्सिडी का, इनके बीच में शॉर्ट में डिफरेंस बताने की कोशिश करो। पेट्रोल वाली बात आराम से करेंगे, जो बायो इथेनॉल वगैरह बायोफ्यूल्स हैं उन सब के टाइम पे, वो एक लंबी कहानी है जिसमें हमें फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स कवर करने हैं। तो इसीलिए बीच बीच में मत घुसिए, सब कवर होगा, चिंता मत कीजिए, इकोनॉमी बहुत अच्छे से कराऊंगा। बिल्कुल 7825, बिल्कुल। जल्दी से मेरे को इन्वेस्टमेंट और सब्सिडी के ऊपर जो भी तुम्हें डिफरेंस पता है वो डिफरेंस बताइए थोड़ा बहुत। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ओके। और कोई?
सब्सिडी शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलता है, सब्सिडी से नहीं। बिल्कुल मृत्युंजय, इन्वेस्टमेंट गिव्स रिटर्न। मोनिका बिल्कुल सही। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ओके ठीक है। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है क्या? साक्षी, इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट भी कर सकती है। हाँ, इन्वेस्टमेंट से वैल्यू एडिशन होती है। बिल्कुल सुमित। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? मेरे पास आज की डेट में 100 रुपए पड़े हैं, मैंने इस 100 रुपए को किसी प्रोडक्टिव काम पे लगा दिया। मैंने इस 100 रुपए से एक अच्छी सी राइटिंग पैड खरीदा और उस राइटिंग पैड से मैंने क्लास देनी चालू कर दी। तो इस राइटिंग पैड से मेरी थोड़ी सी इनकम जनरेट हो रही है। मैंने क्या किया, मेरे पास जो पैसा था मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करके और इनकम जनरेट कर रहा हूं, मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट से मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है? इन्वेस्टमेंट जब मैं करता हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट करके क्या किया, मैंने इन्वेस्टमेंट करके राइटिंग पैड खरीदा। ये राइटिंग पैड मेरे लिए एक एसेट बन चुका है। ये मेरे लिए एक एसेट बन चुका है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट से एसेट क्रिएशन होती है? एसेट क्रिएट हो रहा है और ये जो एसेट है ये मेरे को पैसा देगा। ठीक है। सब्सिडी क्या करती है? सब्सिडी का मतलब ये है, सब्सिडी एक यूनिलेटरल कंसेशन होता है। यूनिलेटरल कंसेशन का मतलब क्या है? सरकार ने सीधा किसी भी सिटीजन को कह दिया कि आज से जब तू सिलेंडर खरीदेगा, वो सिलेंडर के लिए तू 100 रुपए दे दियो, भले ही सिलेंडर का दाम 150 रुपए है, तेरी जेब से 100 रुपए जाएंगे, 50 रुपए सरकार अपनी जेब से देगी। 50 रुपए सरकार अपनी जेब से देगी। इस 50 रुपए के लिए सरकार को क्या कुछ मिला? सरकार को ठेंगा मिला। क्या इस 50 रुपए से सरकार ने कोई भी एसेट क्रिएट किया? सरकार ने कोई भी एसेट क्रिएट नहीं किया। सरकार की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी एक यूनिलेटरल चीज है। इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके एसेट क्रिएट करती है और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, उसको इंक्रीज करती है। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? तो यहाँ पे आपको पब्लिक पता होना चाहिए, एक ऐसी चीज जो कि गवर्नमेंट कर रही है। इन्वेस्टमेंट यानी कि जिससे आपके एसेट क्रिएट हो या फिर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो रही हो। तो देखिए, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स। मैंने हर एक क्रॉप की मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया। क्या ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है? क्या ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है? जब सरकार एमएसपी डिटरमाइन करती है, तो क्या सरकार एमएसपी देने की वजह से क्या सरकार ने कोई एसेट क्रिएट किया? क्या सरकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई? नहीं। एमएसपी बस क्या करता है? एमएसपी किसानों को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है कि हम तुम्हें एक मिनिमम पैसा तो दे ही देंगे। इसमें कोई एसेट या फिर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसको आप एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट या फिर सब्सिडी मान सकते हैं। ट्रांसफर पेमेंट वगैरह भी हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, पहले को गलत कर देते हैं। अरे पहला गलत करते ही हमें आंसर मिल गया। ठीक है, पर हम और भी देखते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये पैक्स क्या है, वैसे हम इनको देखेंगे कि ये क्या होते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये पैक्स क्या है, मैं देख रहा हूं कि कंप्यूटराइजेशन हो रही है। यानी कि मैं कुछ मशीन लाके अपने काम को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि मैं एसेट क्रिएशन कर रहा हूं। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। सरकार पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर रही है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। सही है ये। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। सोशल कैपिटल कैसे डेवलप होगी? सोशल कैपिटल डेवलप होती है जब समाज में एजुकेशन दी जाती है, जब समाज के अंदर हेल्थ को इंप्रूव किया जाता है। तो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब होगी, तब सोशल कैपिटल जो है वो डेवलप होती है। ये एक तरह का सोशल कैपिटल जो है, सोशल कैपिटल आपका एसेट होता है। ठीक है, तो ये भी आपका वो हो गया, ये भी आपकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बन गई। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ फार्मर्स। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ फार्मर्स। क्या जब सरकार कोई चीज फ्री में दे रही है, क्या सरकार कोई चीज फ्री में दे रही है तो उससे कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। क्या उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है? नहीं। बस सरकार की फार्मर की जेब से जो पैसा जा रहा था वो पैसा कम जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। तो ये क्या है? ये एक सब्सिडी का एग्जाम्पल है, तो इसको हम गलत कर देंगे। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन। जब सरकार लोन वेव कर देती है, लोन माफ कर देती है, तो क्या लोन माफ करने से सरकार ने कोई एसेट क्रिएट किया? नहीं। कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हुई? नहीं। सिर्फ किसानों की जेब से जो पैसा जाना था वो पैसा कम हो गया। तो ये भी एक तरह की सब्सिडी या फिर ट्रांसफर पेमेंट है। तो हम क्या देख सकते हैं कि 4, 5 और 1, 4, 5 और 1 नहीं है, तो हमारा आंसर सी बचता है।
तो ये आंसर इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है, किस टॉपिक से हम इसको कनेक्ट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि तुम इसको कैसे आंसर करो, तो ये क्वेश्चन आंसर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सब्सिडी डज हेल्प इन इंक्रीजिंग डिमांड इन इकोनॉमी, वी कैन से इनडायरेक्ट कैश सपोर्ट। लेकिन उससे क्या कोई एसेट क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर? एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, उससे कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, इसलिए मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, उससे लॉन्ग टर्म में मेरे को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, डिमांड आज की डेट में इंक्रीज हो सकता है, हो जाए, लेकिन वो ट्रांसफर पेमेंट की तरह है। ठीक है, तो सब्सिडी को इतना मतलब कान जो है प्रीलिम्स में कान सीधा सीधा पकड़ना है, घुमा के नहीं पकड़ना। ठीक, परफेक्ट वे टू सॉल्व क्वेश्चन, परफेक्ट वे यही है कि तुम्हें अपनी सबसे परफेक्ट वे जो मैं बोलूंगा, एग्जाम से पहले वाले दिन कम से कम 8 से 9 घंटे सोना, मजे से सो के जाना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी नॉलेज गेन होनी होगी वो तुम्हारी एग्जाम से पहले हो चुकी होगी। जून स्टार्ट होने से पहले जितनी नॉलेज आपको चाहिए वो आपको मिल चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, एग्जाम के अंदर आपको ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और वहां पे दिमाग लगाना होगा कि ये टॉपिक को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी आएगा जब आप एक फ्रेश माइंड के साथ जाएंगे। दूसरी चीज, आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अपने सिलेबस को पूरा करके रिवाइज कर लेंगे। सिलेबस आपका रिवाइज होना चाहिए, करंट अफेयर्स आपके पूरे होने चाहिए। अगर आप रिवीजन अच्छे से करके जाएंगे तो हो सकता है पेपर के अंदर 100 में से आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस आते हो, बाकी क्वेश्चन के अंदर आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़े। ठीक है, लेकिन इन 30 क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ मेरे को ये 30 क्वेश्चंस आते थे। नहीं भी होंगे तो आपके मन में ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, मैंने सब कुछ रिवाइज किया है, अगर मुझसे 30 हो रहे हैं तो बाकी जनता से 30 भी नहीं हो रहे होंगे, वो 30 से भी कम करके आ रही होगी। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस के बाद ही आप ये प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज कर पाएंगे। ये भले ही सुनने में लगता है कि बहुत ही ऊंची ऊंची बातें कर दी, पर ये आप रियलिटी में भी देखेंगे खुद। कुमाटो टेक्निक बताया था आपने, कुमाटो कुमाटो टेक्निक नहीं, तबाता टेक्निक बताई होगी, कुमाटो क्या होता है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, कल एपीएमसी वगैरह देखेंगे, बाकी जो एग्रीकल्चर के टॉपिक्स है ना वो थोड़े से कम कम है। पोमोडोरो होगी किरण, कुमाटा तो कोई भी नहीं होती, या मेरे को नहीं पता। पॉलिटी टेस्ट कभी भी लिख दीजिए, पॉलिटी टेस्ट मैं अभी तुम्हें देता भी जाऊंगा। ऋषि, पोमोडोरो की मेरी एक वीडियो पड़ी है। पोमोडोरो, तबाता तो एक्सरसाइज के लिए होता है, मेरे को लगा कि किरण से कोई और बात हुई कि पोमोडोरो टेक्निक होती है, उसकी एक वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, तो तुम उस टेक्निक को देख सकते हो, थोड़ा सा हेल्प कर देगी। हम्म, सर परसों के क्लास की पीडीएफ, हाँ परसों की क्लास की पीडीएफ मैं भेज दूंगा अभी। ठीक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही हुए थे शिवानी। आज तुम्हारा नेट चल रहा है और तुम मेंस देने आ रही हो या नहीं शिवानी? अच्छा, तुम्हारा टेस्ट सीरीज रहता है, टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करवाता हूँ तुम्हारा भी। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रोक रहे हैं क्लास को, बाकी जो एग्रीकल्चर का वो कल करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो शुरू की, आप ये मान के चलिए लगभग 4 से 5 क्लासें हैं, जिसमें थोड़ा सा मेंस की तरफ पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन 3 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है, बाकी जो मेंस का है वो हम करंट अफेयर्स में जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ जाएगा तब देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी लगभग 9 से 10 क्लासें होंगी उसमें हमारा प्री के ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, किसी को अगर इससे दिक्कत है तो ये बता देना। चलिए, क्लास अच्छी लगी? गुड नाइट। थैंक यू ऋषि, ऋषि हाँ, नो दिक्कत, ओके। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।